क्यों उनके साथ। जी सर, मैं उनसे परिचित हूँ। मैं उनके कई मीटिंगों में गया हुआ हूँ। ओके, फिर तो हम सब मिले भी पार्टी होंगे कहीं कंपनी ना भी कहीं जरूर। बिल्कुल मिले होंगे। इस बार वाले में मैं 3 तारीख वाले में नहीं जा पाया। पिछले साल वाले में तो मैं गया ओके था। 5 ओके सितंबर वाले राइट, में तो अभी मैं तीन गया तारीख को मीटिंग था दिल्ली में। ठीक सर। पाया था। थोड़ा मैं घुटने में दिक्कत थी। जी जी। चलिए, हम लोग देखिए, जब एक प्लेटफॉर्म पे रहते हैं कहीं ना कहीं एक जगह मुलाकात हो ही जाना है। जी जी, क्यों नहीं होगा, जरूर होंगे, मुलाकात होगी जरूर। और नए साथी दिलीप घाटे जी भी हैं, उनका भी परिचय ले लीजिए। दिलीप जी सर, बताएं आप अपने बारे में कुछ। दिलीप जी आप हैं क्या लाइन पे? हाँ सर जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर, बताएं चार्जर ला, अपना कुछ जरा परिचय चार्जर, दें हम लोग को। चार्जर ला। सर सर जी नमस्ते, मैं महाराष्ट्र से बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से दिलीप कुमार गट्टे। जल्दी क्या, चार्जर लेके आ, जल्दी लेके आ। अरे सर वाह वाह। बात करूंगा बंद यार, तो वो चार्जिंग नहीं है फोन। हेलो, नहीं हमको बोल पे छोड़ देना, चार्जर तो ले आ। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, 4 स्टेट हो गए हम लोग। नहीं, वेस्ट बंगाल से अशोक चौधरी जी भी हैं। चौधरी जी, अशोक प्रोफेसर चौधरी जी साहब वेस्ट हैं। बंगाल से। तो कह सकते हैं यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल और दिल्ली और महाराष्ट्र। और प्रोफेसर रमेश साहनी साहब को अगर हम बिहार में जोड़ लें तो और एक स्टेट बढ़ जाता है। तो सर, आपका स्वागत है प्रोफेसर सर। जी आ गई। आशा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो विषय है उस पर हम बस 2-4 मिनट में अपनी बात शुरू करते हैं। अशोक जी, आप भी अपना परिचय दे दीजिए तब तक। अशोक चौधरी जी कोलकाता से हैं। संक्षिप्त में अपना परिचय दे दीजिए। आप लगता है उनके बेटे हैं अशोक जी के, तो आप भी अपना परिचय दें, अच्छा लगेगा। अशोक जी, माइक ऑन कर लीजिए और अपना परिचय सबसे जानकारी दे दीजिए। हम अधिकांश लोग तो जानते हैं, 2-3 शाखा ही हमारे नए हैं। हाँ, जी। मेरा नाम अशोक कुमार चौधरी, पश्चिम बंगाल नॉर्थ 24 परगना जिला से मैं मल्ला निषाद मल्ला विकास परिषद का सभापति हूँ। और आप लोग के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं कि हमें मार्गदर्शन का उपाधि दिए, और हम आप ही के माध्यम से कुछ कुछ बात सीख कर, पर्सनल लॉ ये सब सब कुछ सीख कर कुछ आगे बढ़ने के प्रेरणा करते हैं और कर रहे हैं। जो कि अब बहुत बड़ी हमारी संख्या में लोग जुड़ित नहीं थे, लेकिन हमने अभी एक बात सीख लिया था, जब कोई न था तो हम थे, और अकेला चलने का सीखे तो आज मेरे साथ कारवां चलना शुरू हो गया। और आप ये लोग का पढ़ना है। और राजा राम नायक जी एक बात बोले थे कि बूंद, बारिश का बूंद एक भी पत्थर पर पड़ता है तो निशान छोड़ जाता है। तो हम अपना निशान छोड़े नहीं है, लेकिन निशान कुछ करके जाएंगे। ये हमें निषाद राज का कर्तव्य है कि आप लोगों के प्रेरणा से और डागर साहब के प्रेरणा से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और श्री राजेंद्र चौधरी मास्टर जी के जय निषाद राज मास्टर जी निषाद राज के साथ अपेक्षा करते हैं कि वो मेरे महागुरु हुए, और उसी के माध्यम से हम उन्हीं के मार्गदर्शन से और आगे बढ़ने का चेष्टा कर रहे हैं। और हमें प्रेरणा दीजिए ताकि हम लोग कुछ आगे कुछ कर पाए। बस अपना वक्तव्य बोलकर यही शेष करता हूँ। धन्यवाद अशोक चौधरी जी। हेलो। जी, धन्यवाद धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत।
और अब जो हमारे बीच में साथी हैं धर्मेंद्र साहनी जी हैं और कृष्णपाल सिंह जी हैं और बसंत कॉन्स्टिट्यूशन लर्नर कह सकते हैं, बसंत बैगा जी हैं शहडोल से। चौधरी जी आप अपना माइक को म्यूट कर लीजिएगा। और अभी साथी जुड़े हैं त्रिलोकी नाथ जी, संभवतः ये बनारस से हैं। तो अब हम आगे मीटिंग शुरू करते हैं, मेरे से शुरू किया जाए। सर नागर साहब मीटिंग को स्टार्ट किया जाए। ठीक, धन्यवाद सर। तो चलिए हम आज का जो विषय है उस पर अपनी बात रखते हुए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, ताकि सभी साथियों को बोलने का भी समय मिल सके। इस उम्मीद के साथ आज का जो हमने विषय रखा है कि 130वां संविधान संशोधन बिल राजनीति में अपराध या भ्रष्टाचार को रोकने में एक अच्छा कदम है या ये दुरुपयोग की संभावना वाला बिल है। इस विषय को हमने लिया। विषय को इसलिए लिया कि इस मुद्दे पर जो राजनीतिक दल हैं दो हिस्सों में पूरी तरह से बंट चुके हैं और लगभग जो हमारे जनता है वो भी दो हिस्सों में बंट चुकी है। यानी कह सकते हैं कि इस मुद्दे को सभी ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा समझा और इस मुद्दे पर सभी चाहते हैं कि अपने अपने विचार या एक तरफ अपनी बात रखकर इस मुद्दे पर या इस संविधान संशोधन पर अपने विचार रखते हैं। और साथ में ये चाहते हैं, कोई सोचता है बहुत अच्छा है और कोई सोचता है कि थोड़ा सा दुरुपयोग होने के चांसेस है। इस बीच में हमारे बीच में बलराम बिंद जी भी जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। तो अब चूंकि ये विषय जो रखा गया, आज हमारे जो मुख्य वक्ता रहेंगे रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज RC चौरसिया जी भोपाल से हैं और उम्मीद करते हैं वो समय से जुड़ेंगे या फिर बीच में उनको रिमाइंड कर देंगे। तो हमारे अच्छे लर्नर्ड और कह सकते हैं योग्य वक्ता हैं और उसी फील्ड के हैं, डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं। तो समझ सकते हैं, हम लोग समझ पा रहे हैं कि बहुत अच्छे अनुभवी और जानकारी रखने वाले उसी फील्ड के साथी हैं हमारे बीच में। अब ये जो विषय या रखा गया या बिल लाया गया गवर्नमेंट द्वारा, तो हमेशा होता है कि जब भी कोई बिल आता है तो उसमें दो राजनीतिक दृष्टि देखें तो विपक्ष और पक्ष अपने अपनी बात रखता ही है, लेकिन एक ऐसा बिल है जिसमें जनता भी इन्वॉल्व हो गई है। अब गवर्नमेंट का कहना है कि इस बिल को लाने से हम भ्रष्टाचार को रोकने में या अपराध को रोकने, जो राजनीतिक अपराधी हैं उनको रोकने में सफल होंगे या उसमें हम एक रोक लगाने में काफी कुछ तक तो सफलता पाएंगे। और विपक्ष का कहना है कि आपकी नियम तो ठीक है लेकिन नियति हमें ठीक नहीं लग रही है। विपक्ष इस बात पर केवल उसको बहस का मुद्दा या फिर असहमत है क्योंकि हम आपकी नियति के ऊपर शक कर रहे हैं, नियम पर या बिल पर शक नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? गवर्नमेंट जो बिल लाई, गवर्नमेंट का कहना है कि अभी लेटेस्ट में अगर पिछले एक साल के अंदर की बात करें तो उसने दो मुख्यमंत्रियों पर आरोप ईडी और सीबीआई ने लगाया, उनको जेल हुई। एक मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया जेल जाने से पहले, एक मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा देने वाले हेमंत सोरेन थे और इस्तीफा न देने वाले अरविंद केजरीवाल थे। दोनों अपनी जगह सही थे। एक ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया, एक ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को आधार बनाकर कि इसमें मुझे इस्तीफा देने की या पद छोड़ने की जरूरत नहीं है, तो मैं अपने पद पर कंटिन्यू रहूंगा। और जब वो उनको जमानत मिल गई तो उसके बाद उन्होंने त्याग पत्र दिया और अपनी जगह दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया। अब अगर हिस्ट्री में जाते हैं हम, अब चूंकि ये दोनों मिनिस्टर जो थे चीफ मिनिस्टर्स, ये दोनों चीफ मिनिस्टर विपक्ष के थे, इसलिए सरकार के जो नियम है या बिल आ रहा उस पर विपक्ष को नियति पर शंका है कि आपकी नियति ठीक नहीं है। फिर जब हिस्ट्री में जाते हैं तो जैसा पेपर रिपोर्टिंग में मिलता है हमको कि पिछले 10 साल में विपक्ष के 12 मंत्री, जिसमें सीएम भी 2 शामिल हैं। अभी बलराम जी आप थोड़ा वेट कीजिए, अब बहुत जल्दी है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि हम बहुत थोड़ा जल्दी में हैं, तो आपको जरूर हम इन्वाइट कर लेंगे। और आते से ही हैंड रेज कर देना बहुत अच्छा लगता है। आप अपनी बात रखना चाहते हैं, स्वागत है आपका, लेकिन थोड़ा सा दूसरे को भी सुन लें तो शायद विषय क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद आप अच्छी बात अपने विचार रख सकें, ऐसा अपना मानना है। धन्यवाद। अब चूंकि जो पिछले 10 साल में विपक्ष के 12 मंत्री, जिसमें 2 सीएम थे जेल गए थे, वो सभी विपक्ष के थे, तो इसलिए विपक्ष वालों को
शंका होती कि जो बिल लाया जा रहा है इस पर नियति ठीक नहीं है गवर्नमेंट की। लाना उचित है क्या? अगर हम गवर्नमेंट सर्वेंट को देखते हैं तो अगर वो 48 घंटे के लिए अरेस्ट होता है तो अपने आप उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो जब वहां के लिए 48 घंटे का नियम है तो यहाँ फिर हम तो 30 दिन का समय दे रहे हैं, तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? आप अगर 30 दिन के अंदर जमानत मिलती है या 31वें दिन मिलती है या 35वें दिन मिलती है, जैसे ही आपको जमानत मिलेगी आप उस आप आरोप से मान लीजिए राहत मिली आपको, पुनः आप मंत्री बन सकते हैं। आपकी पार्टी है जो रूलिंग पार्टी है, चाहे आपको सीएम बना ले। अब इसके आगे जो खतरा लग रहा है विरोधी पार्टियों को, वो लग रहा है कि चूंकि जैसे उसका लीडर अंदर जाएगा उसकी पार्टी बिखर जाएगी, उनको ये खतरा है। दोनों पक्ष हैं, अपनी अपनी जगह वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। ये हमने हिस्ट्री बताई। अब इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि आखिर विधायकों को और सांसदों को क्यों छोड़ा गया? ये एक अलग प्रश्न है जिस पर हम डिस्कस करेंगे। और साथ में कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं जब हिस्ट्री में जाते हैं कि जो अभी सीएम हैं या अच्छे लीडर हैं जो अब भाजपा में आ चुके हैं, जिनमें से कुछ नाम है हेमंत बिश्व शर्मा असम के हैं, अजीत पवार हैं उप मुख्यमंत्री हैं, मुकुल कुछ थे वेस्ट बंगाल के, वो से उसमें आ गए भाजपा में, नारायण राणे आ गए, शिंदे गुट शिवसेना के जितने थे उन पर सीबीआई की एक नोटिस गई थी, उसके बाद वो तोड़ फोड़ करके इधर आ गए। इतने सारे नाम हैं। तो जब आपकी टीम में आ जाते हैं तब तो आप उनको बरी कर देते हैं, उनके पास कोई केस नहीं होता। तो आखिर हम कैसे माने कि ये जो विधायक होगा विधेयक आएगा या बिल बनेगा, नियम बनेगा, उसका दुरुपयोग नहीं होगा? ये आशंका दोनों पक्षों के बीच, मतलब उस पक्ष के बीच है। और सरकार एक नैतिक आदर्श लेके चल रही है कि भाई क्या सरकार को, क्या जेल से रहकर सरकार चलाना उचित है क्या? उसका केवल एक ही कहना है, क्या सरकार चलानी चाहिए जेल से रहकर कोई सरकार चलाए? और गवर्नमेंट जो विपक्षी उसका कहना है कि हमें आपकी नीयत पर खोट है। ये दो मुद्दे हैं जिस पर मैं कोशिश किया हूं कि आपको एक बैकग्राउंड बता दूं। ये है तो क्या इसमें जनता का उसमें क्या नैरेटिव, और साथ में एक नैरेटिव भी सेट किया गया, बहुत बेहतरीन नैरेटिव जो न्यूज में आ रहा है कि पहले तो सीएम और मंत्रियों के लिए बिल लाया जाता था, फिर प्रधानमंत्री जी ने बोला नहीं पीएम पद को भी इसमें जोड़िए। ऐसा करके पीएम ने अपना पद यानी अपना नाम कहें अपने जिस पोस्ट पर हैं उनको खुद जुड़वाया कि इसको भी पीएम पद को इस विधेयक के अंतर्गत लाइए। अब वो कितनी सच्चाई है, क्या वो है, या फिर जो पहले विधेयक ला रहे थे वो या तो ना समझ थे, उतने गहराई तक नहीं सोच पाए थे, तो पीएम साहब ने उनको याद दिलाया कि नहीं भाई पीएम पद भी आना चाहिए, जबकि लोकपाल की डिमांड तो 2014-12-13 में हुई थी। तो ये बहुत साधारण सी बात है, लेकिन खैर चलिए, कानून का जो मसौदा बनाने वाले थे चूक गए, उतने जानकार नहीं थे, तो एक शीर्ष नेतृत्व पर बैठा हुआ आदमी याद दिलाया, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे आज के विषय हैं, और विषय पर मैंने अपने थोड़ा सा एक बता दिया कि बैकग्राउंड है। इस लाइन पर हम डिस्कस करेंगे। किसी भी पार्टी की आलोचना, किसी भी नेता की आलोचना और किसी भी पार्टी का गुणगान या बिल्कुल कहें कि बहुत अच्छी, ऐसा नहीं, हमको फैक्चुअल मुद्दे पर लेकर डिस्कस करना है। और साथ में ये कहना है कि आखिर हम जो ये तर्क दे रहे हैं क्यों सही है। या हम डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे को गलत साबित करने की परंपरा हमारी मीटिंग में नहीं है, क्योंकि कुछ नए साथी जुड़े हैं तो मेरी जिम्मेदारी में बता दूं। तो हम एक दूसरे के जो अनुभव हैं, विचार हैं, जानकारी, उससे एनरिच होना चाहते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, अनुभव बढ़ाना चाहते हैं, ना कि डिबेट करना चाहते हैं। धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और हमारे संचालक जी नहीं हैं इस भी अभी तक, तो चलिए, बलराम जी ने बहुत उत्सुकता के साथ अपना हैंड रेज किया, मैं उनको इनवाइट करता हूं, अपना संक्षिप्त में परिचय भी दें। लेकिन आग्रह है कि अगर आप के पास कोई इंपॉर्टेंट काम ना हो तो आप ज्यादा से ज्यादा समय तक जुड़े रहिएगा। ऐसा नहीं कि आप अपनी बात रखें। मेरा बस ये था कि आप अच्छी बातें रख रहे थे, इसलिए मैं किया था, मैं कोई उस पर डिबेट और उसके लिए नहीं किया था। नहीं, आप अपनी बात भी रख सकते हैं। बलराम जी, आपका स्वागत है, अपनी बात रखिए, कोई दिक्कत नहीं। बलराम जी, मैं बाद में रख लूंगा सर। मैं तो आपको हैंड रेज ये किया था कि अच्छी प्रेजेंटेशन और अच्छी बातें आप रख रहे हैं, इसलिए किया था। धन्यवाद। मैं एक बार नाम पढ़ दूं जो हमारे बीच में भी साथी हैं, सभी का मेरा फर्ज है स्वागत कर दूं। जो साथी, जिन साथियों का नाम नहीं ले पाया मुझे क्षमा करेंगे। मैं स्वयं जबलपुर से राजा राम नाविक, हमारे होस्ट सुनील जी अभी जस्ट हो सकता कॉल आ गई हो तो लेफ्ट कर गए। एडवोकेट संजीव नागर जी हैं जौनपुर से, आशा निषाद जी हैं
चंद्रपुर महाराष्ट्र से बलराम बिंद जी, मैं आपका एड्रेस नहीं बता पाया कहाँ से हैं, शायद आप यूपी या फिर बिहार से होंगे। बसंत बैगा जी हैं शहडोल एमपी से। धर्मेंद्र शाहनी जी बिहार से हैं। दिलीप घाटे जी महाराष्ट्र हैं। जेपी बाथम जी कई बार जुड़ चुके हैं और संभवतः मध्य प्रदेश से हैं। गुरचरण सिंह जी दिल्ली से हैं। हरिचंदन जी पहली बार जहां तक मैं देख पा रहा हूँ साथी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। हेमलता आनंद जी हैं। कृष्णपाल सिंह जी भी पहली बार हैं। नीलम यादव मैडम जी हैं जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। प्रोफेसर रमेश साहनी सर हैं दिल्ली से। रामकृष्ण मालवीय जी हैं, वो भी एमपी से होंगे ऐसा मेरा अनुमान है। रवि दत्त जी दिल्ली से हैं। त्रिलोकी नाथ जी बनारस से हैं। अभी हम लोग इतने साथी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बीच में कोई भी साथी अपना हैंड रेज करके अपनी बात रख सकते हैं। मैं अनुभव के आधार पर पहले प्रोफेसर रमेश साहनी सर को बुलाता हूं। सर आइए, आप अपनी बात रखें और उसके बाद फिर हम आगे मीटिंग को बढ़ाएंगे। आपका स्वागत है और कोशिश रहे कि हम सबको सुन सकें, इस प्रकार अपना समय लें। सर आपका स्वागत है। प्रोफेसर रमेश साहनी सर दिल्ली से हैं, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नाविक जी। सभी को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, जय भारत और जय संविधान बोलते हुए, क्योंकि ये सारे संवैधानिक प्रक्रिया का ही एक पहलू है, उसको और अच्छे बनाने का और ये सब चीज। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें जो है, जो विपक्ष है ना, विपक्ष की ही थोड़ा सा का समर्थन करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे चीजें जो उदाहरण है हमारे जो भी सरकार रहे हैं, सरकार हमेशा जो है, मैं कुछ वो शब्द कहना चाहता हूँ कि पावर मेक करप्ट, एब्सोल्यूट पावर मेक करप्ट एब्सोल्युटली। तो ये जो है ना, मैं हमेशा कई बात भी कहता रहता हूँ, नियम, नियति, नीति। तो ये है, जैसे आपके पास बहुत सारे उदाहरण भी हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए मैं कहता हूँ कि भाई, आप हमारे देश की व्यवस्था, क्या व्यवस्था है? हम टैक्स देते हैं, हम सरकार चुनते हैं। हम सरकार चुनते हैं क्या? जब नैतिकता की आपने बात कही, तो नैतिकता में कहाँ हम सरकार चुनते हैं? इसलिए थोड़ी चुनते कि आप जाके वहाँ भ्रष्टाचार करें, आप जाके ये करें। चुनने के बाद फिर अपने जो है अलग अलग कुछ कुछ उनके कीड़े जगते हैं। भले जनता के नाम से करते हैं, लेकिन जनता के लिए क्या होता है समझने की जरूरत। इंटेंशन, आप हमेशा यहाँ, हमारे कई अधिवक्तागण हैं, गणमान्य व्यक्ति भी हैं, बहुत सारे हैं, उनको भी पता होगा कि इंटेंशन क्या है। इंटेंशन इज नॉट गुड। कोई भी रहा, आप देख लें, हमारे जब कांग्रेस पहले जो पुराने सरकार रह चुके, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ, विरोधियों का हमेशा ही जो है वो खत्म करने के लिए जो हथकंडे अपनाते हैं। और मैं इस सिलसिले में कहना चाहूँगा, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, खास करके सीबीआई और ईडी। सीबीआई का मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जब क्वालिफिकेशन सही है, हर आदमी ओथ लेके काम करता है, हर आदमी, कोई भी हम सर्विस में जाते हैं तो हम एक ओथ लेते हैं ना, शपथ, पद और गोपनीयता की। तो फिर जो है सीबीआई में देखिए, किसी किसी आदमी को, उसी ऑफिसर को चाहिए, उसके लिए हर हद तक जाती है सरकार, जो पावर में रहते हैं, ये राज्य में हो, केंद्र में हो, यहाँ तक कि हम विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या इवन छोटे से निकायों में भी देखा जाता नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि मतलब या तो कुछ इंटेंशन खराब है, तभी इन सब चीजों का हो रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि आपने, नाविक जी ने बहुत चीजें बता दी, मैं उस चीजों को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे नोटबंदी वाली एक चीज हुई थी, सरकार के डिसीजन था, लिया था, इंटेंशन बहुत अच्छा था, बताया था कि इससे जो है हमारा भ्रष्टाचार रुक जाएगा, इससे जो है आतंकवाद रुक जाएगा, क्योंकि जो है फेक करेंसी और ये सारी चीजें हैं। लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी ही खराब हो गई। और सबसे बड़ी बात है समय, क्योंकि जो है, जो देखिए ये एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस। जो पार्टी रूलिंग पार्टी है, सरकार में है, कल वो बदल जाएगी, तो अपने करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे कभी बिल लाते हैं, कभी कुछ लाते हैं। तो मैं इस समय को देखते हुए, क्योंकि जो वर्तमान सरकार जहां भी है, जो राज्य में सरकार है उनके खिलाफ आवाजें उठ रही, जो केंद्र में है उनके खिलाफ आवाजें उठ रही, तो अपने उस चीजों के लिए जो है
कुछ न कुछ इस तरह के बिल लाती है। अब मैं ये कहना चाहूंगा इस मामले में सरकार अब जागी, इसके पहले तो इनके फुल मेजोरिटी थी। मतलब है कुछ ना कुछ जो है इसमें परोक्ष कारण रहे हैं जो कि सरकार, और सबसे बड़ी बात है, मैं एक फेसबुक पर में किसी ने अच्छा उठाया था बात, क्योंकि जब तक पार्टी के सीट पर जीतता, जब कोई भी मंत्री बन जाता तो वो सरकार का अंग होता है, लेकिन सरकार का अंग है तो फिर जो है हर जो भी पार्टी जीतता वो अपने जो है पार्टी का झंडा या पार्टी का बैच लगा के क्यों जाता है। सबसे बड़ी तो ऑब्जेक्शन ये है। इसका मतलब ये है कि उसको पार्टी से ही लेना देना है, आम जनता और सरकार से उस हिसाब से सोच डेवलप नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री को देखिए, जहां भी जाएंगे वो भाजपा का कमल का चिन्ह लगा के जाते हैं। बहुत सारे मंत्री को हमने देखा कि मीटिंग में भी जा रहे हैं, सरकारी दौरे पर जा रहे हैं, पर्सनल पार्टी का नहीं है। फिर तो वहाँ चीजें जो इथिकल, जो हम मॉरल की बात कर, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है ये जो है, मैं एकदम, अब आप सबसे बड़ी बात भाई, नेताओं के लिए 30 दिन का क्यों, जब बहुत सारे अधिवक्तागण हैं, मैं तो बताऊंगा कुछ कुछ केसों में 16 घंटा 17 घंटा बहस होके एक ही दिन जजमेंट दे दिया गया है। हम गरीब हैं, मान के चलिए हम एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, हमें फंसाना है। ईडी जो है, ईडी की जो कन्विक्शन रेट क्या है, खास करके सत्येंद्र जैन के केस में मैं कहना चाहूंगा आज तक उन्होंने चार्जशीट नहीं फाइल की। इसका मतलब क्या है, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है इस समाज में जहां भ्रष्टाचार, एक तो चलिए सबसे बड़ी बात, जिस समाज में इस तरह की चीजें हैं, और दूसरी बात है बिना कुछ व्यवस्था बताए आपके जज की कितनी पोस्ट खाली हैं, और क्यों न्यायालयों में जज नहीं है तो कैसे करेंगे ये चीजें। 30 दिन में मान के चलिए कोई कन्विक्ट नहीं है। अभी कुछ सारे चीजें आई कि एक आदमी को जो है नाम, गलत नाम के कारण जो उसको 15 साल या 16 साल सजा हो गई। बहुत सारे जो है धर्म के आधार पर जो है, बहुत सारे मुस्लिम भाई हमारे समाज के, बहुत सारे हिंदू, बहुत सारे सिख भाई, और कास्टिज्म के आधार पर बहुत सारे जो है 10-10 साल 15-15 साल जेल में रहे। उनके पास पैसे, जैसे ये कहते हैं कि न्यायालय में आप जा सकते, भाई न्यायालय की प्रोसेस इतनी आसान थोड़े है। जब न्यायालय की प्रोसेस इतनी आसान नहीं तो 30 दिन का कन्विक्शन क्या हो सकता है। आप समझिए, यदि हमें किसी को करना है, ट्रैप करना, किसी को फंसाना, तो हम जानबूझ के ऐसा करेंगे। जब कोर्ट जो है जब छुट्टी में जाता है उस समय जानबूझ के करेंगे, कुछ छुट्टियों के दिन ऐसा करेंगे, और हमारी इंस्ट्रक्शन रहेगी इस तरह की कि नहीं, जज कोई जो स्पेशल कोर्ट सुनवाई नहीं करेंगे। और स्पेशल कोर्ट सुनवाई में कैसे होती है, जब तक आपके धाकर वकील नहीं, क्या कस्बा में बैठ के कोई जो है एडवोकेट साहब जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके क्या अपना स्पेशल कोर्ट खुलवा सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। और दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है। ईडी तो देखा जा रहा है कि ईडी भी जहाँ पैसे लेके कर रहे हैं, ईडी को कभी सीबीआई पकड़ती है, सीबीआई को कभी ईडी पकड़ रही है। तो मिला जुला के ये है जो एक सरकार को करनी चाहिए, एक अच्छी व्यवस्था बनानी चाहिए, हर चीज की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। यहाँ ट्रांसपेरेंसी की कमी है, इसीलिए जो है ये चीजें जो है, मुझे नहीं लगता है कि ये देश ये पूरे मोटिवेटेड हैं, जो भी है, जो भी सरकार है। अब दूसरे सरकार भी क्या कर, इसमें सुधार की गुंजाइश है, लेकिन सबसे बड़ी सुधार की सिर्फ क्या नेताओं के लिए ही कानून है। हमारे गांव में, देश में आपके साथ मर्डर केस, और मर्डर केस में बिहार में तो पहले 20-20 साल में सजा होती थी, 20 साल के बाद। अभी कुछ केसों में 10 साल हो रही है। अभी देखिए नीतिन कटारा केस, नितिन कटारा केस या नीतीश कटारा केस जो यूपी में रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट में जाके उस पर जजमेंट आ गया। उसकी मदर जो है बड़े दुखी हैं उस जजमेंट से। और कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट की जो डिसीजन भी आते हैं, हाँ मर्डर तो हुआ है लेकिन जो है ना ये कन्विक्ट नहीं है, ये जो है आरोपी नहीं। तो भाई आरोपी गया कहाँ, उसके लिए कोई कोर्ट में कोई कार्रवाई होती है। मान के चलिए भ्रष्टाचार में ही किया जाए तो भ्रष्टाचार में ये भ्रष्टाचारी नहीं है, तो भ्रष्टाचार जो हुआ है उस कहाँ गया पैसे, भ्रष्टाचारी कहाँ है, उसका तो कुछ नहीं हो रहा है। मतलब ये एक तरफ से जो है उलझाने की चीजें हैं। मुझे नहीं लगता है, यदि इतना है तो मॉरल पॉलिसिंग क्यों नहीं होती है। सब सिंपल चीज है, इससे उतना जो आम जनता के हितैषी हैं, एक एमपी एमएलए यदि 5 बार जीतता है तो 5 पेंशन लेते हैं। भाई अपने आप छोड़ दो ना, एक पेंशन लो। आप एक विधेयक जो आम जनता से सरोकार है, क्या बैंक को अधिकार है कि
आम जनता का पैसा है, किसी का राइट ऑफ कर दें, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है, दबाव में होता है। जो बैंक के एमडी चुने जाते हैं वो पॉलिटिकल पोस्टिंग होती है, तो उनको जो है चुने जाते हैं। क्या किसी गरीब का लोन माफ होता है? कोर्ट में आप जाएंगे उलझ के, तब तक जो है कई प्रोसीडियर हैं कोर्ट में जाने का, और ये सारी चीजें जिनको पता नहीं हो, नए नए हैं, गरीब है, मान लीजिए कोई अच्छा मिनिस्टर है, ईमानदार मतलब इस देश में गरीब, तो उसके लिए लड़ने के लिए उसके पास कहाँ से पैसे आएंगे, ये बताएं। सरकार तो देगी नहीं। और उनके लिए क्या प्रोविजन कि आप अपना एडवोकेट चुन सकते हैं, लेकिन क्या कब चुनेंगे? वो सरा हुआ एडवोकेट मिलेगा, उस तरह से मिलेगा जिस तरह से चाहिए। तो ये व्यवस्था का जो है, मुझे लगता है कि इसके दुरुपयोग के बहुत संभावनाएं हैं। और सिर्फ नेताओं के लिए क्यों स्पेशल कोर्ट हो, आम जनता के लिए भी हो। हर चीज में हो। भ्रष्टाचार सिर्फ नेताओं का नहीं है, करप्शन आप देखें। बिहार का मैं उदाहरण देना चाहता, जब ये नीतीश गवर्नमेंट पहली बार बने थे, तो उसमें हर दिन एवरी डे 200 से 300 छापे मरते थे, 10 ऑन एवरेज 50 आदमी पकड़ाए जाते थे। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में बहुत सारे केसेस, उनकी संपत्ति को क्रॉक करने में कितने टाइम लगे, 3 साल 4 साल लग गए, कुछ का हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ढाक के 3 पात। जहां आप कह रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे सरकारों की जिन चीजों को किया है, उस चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये चीजें अच्छी है। मोटिवेटेड, हाँ, यदि ट्रांसपेरेंसी देखिए कि विश्वास खो चुके हैं, आम जनता जो है सरकार से विश्वास खो चुका है। सरकार कहती कुछ है, ऑर्डर कुछ और निकलती है, कानून की बारीकियां कुछ होती है। बहुत सारे तो इन सारी चीजों को, कानून की बारीकियां वो समझ पाना, डिबेट, ओपन डिबेट क्यों नहीं कराती है? सिर्फ जेपीसी क्यों होगा, सिर्फ एमपी एमएलए क्यों होगा? इसको एक ओपन, जो दिल्ली में या कहीं जगह 3 4 5 जगह इसको किया जाए, पूरा ओपन डिबेट होना चाहिए, उस पर जो है कंसेंसस होना चाहिए। कोई भी ये बिल जो है देश के लिए है, जनता के लिए है, तो फिर जनता के वहां कहाँ भागीदारी है? एमपी एमएलए ही ठीक करेंगे, जो खुद जाते ही मेजोरिटी जो है उनकी एक धारणा रहती, स्टेटमेंट रहती, नहीं हर नेता बेईमान नहीं होता, लेकिन 90% नेता बेईमान है, तो एक वोट से हार जीत होती, तो इसका मतलब कि एक बेईमान के द्वारा बेईमान को रोकने के लिए कानून बनाया जाए। यहाँ जुडिशियरी के ना मेंबर हैं ना कुछ है, कुछ तरह से ना, तो बस ये बिल ला रहे हैं। जनता की क्या है, जनता की कोई राय नहीं है, जब जनता ने ही चुना है इनको, जनता की कहाँ भागीदारी है? जनता पर को भी आप फंसा रहे हैं। चलिए, कुछ बहुत सारी चीजें, आज के उमर खालिद का आप लोगों ने देखा होगा क्या हालत है आज तक जो है। तो एजेंसी जो है, किसी पे जो है एनआईए जो है अपना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया, कहीं कुछ लगा दिया, लेकिन उसको प्रूफ नहीं करे, बाद में बाईजीती बरी हो रही है। इसका मतलब क्या है? मोटिवेशन जो है, मोटिवेटेड है, इंटेंशन बैड है। तो इस चीजों को ध्यान में रखकर वर्तमान में ये हमें नहीं लगता है कि ये आम जनता के लिए है। ये जो है सिर्फ विरोधियों को कहिए या अपने हित साधने के लिए, जैसे इमरजेंसी भी लगाई गई थी, तो इमरजेंसी किस लिए लगाई गई थी? कि पावर डिस्टर्बेट था, तो उसको अपने पावर को बचाने के लिए किया गया था। इमरजेंसी मेन उद्देश्य तो यही था। जी सर। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि अपना वक्तव्य खत्म करना चाहूंगा। यदि कोई पार्टी या कुछ फैक्ट है जो बताना जरूरी है, क्योंकि जब कोई मंत्री बन जाता है तो भारत सरकार बनता है, तो वो कोई पार्टी का आदमी नहीं होता है। तो इतनी मॉरलिटी नहीं है कि वो जो है मंत्री हैं तो अपना जो है पार्टी का बैच हटा के सरकारी फंक्शन में जाए, इतनी मॉरलिटी नहीं। तो उससे हम क्या आशा कर सकते हैं? और अभी कुछ जैसे विश्व सूत्रों से खबर है, कुछ संस्थाएं हैं जो कि सरकार के साथ, वर्तमान सरकार के साथ, उनका कहना है कि जो इस व्यवस्था को, इस संघ रिलेटेड जो भी उनके पार्टी एवं या उनके आनुषंगिक संस्था है, उनको यदि कोई सपोर्ट नहीं करता तो उसका कोई काम नहीं करो। मतलब आम जनता, और क्या कहता है, मोटिव क्या है कि जब जीत गया तो वो सभी के सरकार है। तो व्यवस्था इस तरह से चल रही है। तो ये समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक चीज और उदाहरण दूंगा, जो हरियाणा का जो चुनाव हुआ वोट गिनती वाली, इससे आप कहाँ विश्वास कर सकते? 3 साल के बाद या 2 साल के बाद देखा गया। तो इस तरह की जो व्यवस्था लाके क्या करेंगे आप? व्यवस्था का करते करते तब तक जो है हम उसको कानून में उलझा देंगे, 5 साल चला जाएगा। और ये तो दिखा जा रहा है कि जो
सरकार में चले गए, उन पर कोई केस अभी तक फाइल नहीं हुई और क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं, और जिन पे नहीं है उस पे ना तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं ना कुछ। तो इसीलिए मैं, यदि करना है सरकार को, यदि इंटेंशन सही हो तो आम एक पब्लिक मीटिंग हो, कई सारे हर स्टेट में हो, हर स्टेक होल्डर को इसमें लिया जाए, उसमें जुडिशियरी के आदमी हो, एग्जीक्यूटिव हो, ब्यूरोक्रेट्स हो और आम जनता हो। इसी के साथ धन्यवाद, आपने समय दिया। सभी को जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद सर, बहुत सही आपका सुझाव कि ठीक है, जो अब उनसे हम कैसे उम्मीद रखें कि उनकी नीयत सही होगी, जिनका बैकग्राउंड ही, या अधिकांश लोगों का बैकग्राउंड, अगर हम जो मेन पार्टियां हैं उनके जो लीडर्स हैं या इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनका बैकग्राउंड देखें तो किसी का 45% का है, किसी का 60% उनके जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं उनका बैकग्राउंड क्रिमिनल है या उस प्रकार के केसेस में फंसे हुए, तो उनसे हम कैसे शुचिता और ईमानदारी या एथिक्स की बात करें। ये तो आज के समय में बिल्कुल, अगर कोई कहता है कि राजनीति में एथिक्स की बात हो रही है या शुचिता के आधार पर हम ऐसा करना चाहते हैं, तो ये तो किसी भी सामान्य आदमी के गले में नहीं उतरता, गले से नीचे नहीं उतरता। अब जबरदस्ती अगर उसको कहना है कि शुचिता के आधार, नैतिकता के आधार पर हम ऐसा करना चाहते हैं, तो वो उतना तार्किक बात नहीं है। क्योंकि बहुत से, अभी आप कुछ अगर पिछले कुछ 8-10 साल के कहीं स्टेटमेंट देखेंगे तो जब कोई घटना हो जाती थी और कहा जाता था कि इस मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, तो ये कहा जाता है इसमें मिनिस्टर का क्या दोष है, मिनिस्टर क्यों रिजाइन करे। जबकि हमारे पास एक लिगेसी थी आज से 40 साल पहले की, छोटी छोटी घटनाओं पर भी मंत्री जिम्मेदारी लेकर रिजाइन करते थे। लेकिन आज बोला जाता है हम रिजाइन करने के लिए नहीं आए, तो रूल करने के लिए आए। धन्यवाद सर। मैं, हमारे बीच में हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय जज साहब रमेश चंद्र चौरसिया साहब भी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। मैं 2-3 साथियों को, 1-2 साथियों को इनवाइट कर लेता हूँ, सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरी समझ से गुरचरण सिंह जी नहीं है, दिनेश बिन जी, और हाँ गुरचरण सिंह जी हैं। गुरचरण सिंह जी शुरू से जुड़े हों, हम चाहते हैं वो अपने विचार रखें। फिर सर हम आपको फिर 2 मिनट बाद, हाँ सर हम आपको 2 मिनट बाद, जी सर, हाँ सर, चलो जी सर, बोलिए बोलिए सर। जी नमस्कार संचालक महोदय। नमस्कार सर। बस सर एक साथी को लेते हैं, फिर आपको इनवाइट करते हैं सर। अच्छा हाँ ठीक है, नहीं तो क्या मैं ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं है सर, अगर व्यस्तता हो तो हम आपको इनवाइट कर लेते हैं। व्यस्तता मतलब हमको जाना है, घर रास्ते में है। जी सर, तो ठीक है, मेरा ज्यादा वक्तव्य नहीं रहेगा। सबको इस मीटिंग में ऑनलाइन जुड़ने पर सबको मेरा नमस्कार। मैं गुरचरण कश्यप, दिल्ली से मेरा सोशल बैकग्राउंड है। मैं नेशनल प्रेसिडेंट अखिल भारतीय कश्यप निषाद मल्ला विकास मंच और पेशे से। लेकिन जो आज का टॉपिक है इसमें हमारा ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अब ये तो देखो हमारे लेवल से बहुत ऊपर की बात है जो चल रही है, उसमें हमें कमेंट्स करना भी उचित नहीं लगता। जैसे दिल्ली के 3 नेताओं की बात आपने बताई, इसमें ऐसा हुआ मेरे हिसाब से तो उनको रिजाइन करना चाहिए। मैं तो इसके पक्ष में हूँ और इसमें ज्यादा कमेंट्स नहीं करूंगा। धन्यवाद, आपने समय दिया, मुझे लोगों को सुनने का मौका मिल रहा है, बस सुनूंगा मैं, अदरवाइज इसमें मेरे कमेंट्स ज्यादा नहीं रहेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद गुरचरण जी। सर चौरसिया सर, हम आपको इनवाइट करते हैं, अगर आप उस स्थिति में अपनी बात रखें तो आपका बहुत स्वागत है सर। आइए। आज के हमारे जो मुख्य वक्ता आदरणीय आरसी चौरसिया साहब हैं, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं, भोपाल में रहते हैं, तो हम उनको सुने और उनके अनुभवों का और जो जान उसका फायदा उठाएं। सर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद सर। आज के जो राष्ट्रीय निखाद संघ की 136वीं ऑनलाइन मीटिंग के आयोजक श्री आर नावक जी, संचालक श्री सुनील केवट जी और मीटिंग में उपस्थित एडवोकेट संजीव नागर जी, राजेंद्र चौधरी जी, सुरेश वर्मा जी, गुरुचरण जी एवं अन्य सभी सम्मानित साथीगण। जैसा कि आज का विषय है जिसे मुझे बोलने का अवसर दिया गया है, 130वां संशोधन विधेयक 2025। ये प्रावधान क्या है और इस पर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है और संयुक्त समिति क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में आपको मैं संक्षिप्त में
अवगत कराना चाहूंगा कि वस्तुतः जो ये विधेयक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 से संबंधित है। और इस विधेयक में ये बात लाई गई है, कहा गया है कि विधेयक कि कोई मंत्री जो किसी गंभीर अपराध के लिए 30 दिनों तक जेल में रहेगा, अपना पद खो देगा। ये ऐसा प्रावधान इसमें लाया गया है। अभी वो मंजूर नहीं हुआ, ना कानून बना है। कोई भी मंत्री जो इस पद पर रहते हुए लगातार 30 दिनों की किसी अवधि के दौरान किसी भी समय जो देश में कानून लागू, प्रवृत्त माने जो लागू प्रभावशील है, के तहत कोई अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में रखा जाता है। और उसमें क्या है कि जो 5 वर्ष या उससे अधिक से दंडनीय है, ऐसा कोई अपराध जो कि 5 वर्ष या उससे अधिक के दंड से दंडनीय है, और ऐसे अपराध में उसे हिरासत में लिए जाने के बाद 30 दिन रहता है, तो 31वें दिन जो है उसके पद से हटा दिया जाएगा उसको। यदि 31 दिन हो गए, 30 दिन हो गए पूरे, तो वो 31वें दिन उस पद पर नहीं रह पाएगा, हटा दिया जाएगा। तो ये भी कहा गया है कि बशर्ते कि यदि ऐसे मंत्री हटाने के लिए मुख्यमंत्री की सलाह 21वें दिन तक राष्ट्रपति को नहीं दी जाती है, तो वह उसके बाद आने वाले दिन से मंत्री नहीं रह जाएगा। यदि मान लीजिए मुख्यमंत्री है और किसी मंत्री को हटाने की सलाह नहीं देता राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति हटाएगा, तो वो फिर क्या करेगा कि वो मंत्री नहीं रह जाएगा। राष्ट्रपति को नहीं भी देता है तो भी उसके बाद आने वाले दिन से वह मंत्री नहीं रहे, मतलब ऑटोमेटिकली वो उस पद से हटाया हुआ माना जाएगा। बातों पर भी नहीं जाऊंगा जो लिखे गए हैं, लेकिन जो प्रभाव है जिस पर हम आज बहस करने के लिए बैठे हुए हैं, उसके प्रभावों को और उसके उद्देश्यों को, उसकी मंशा को हम जरूर उजागर करेंगे। तो गंभीरता छोड़ते हुए आम जनता की भाषा में मैं एक नगमा, एक लाइन बता रहा हूँ आपको, जो मेरे समझ में आया कि धर्मेंद्र पर फिल्माई गई कोई फिल्म का नाम है मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो नगमे के थोड़ा सा लाइन हमें मालूम है। उसमें यह है कि ऐसे लोगों से क्या मिलिए जिनकी फितरत छिपी रहे और नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। मैं यहीं से शुरू करता हूं और वहां पर आपको ले जाता हूं, बिल्कुल सामान्यकरण करके, सिंप्लीफिकेशन करके, जनता की भाषा में, कबीर की भाषा में, कि जलेबी की रखवाली कुतिया से, चूहों की सरदारी बिल्ली से, भेड़ों की रखवाली भेड़िए से, और संविधान को जलाने वाले लोगों से संविधान की रक्षा, पार्लियामेंट को ख़त्म करने वाले लोगों की मंशा रखने वाले, पार्लियामेंट की दुहाई देने वाले और सदाचार की बात करने वाले, ऐसे लोगों से पूरे देश को सामना करना पड़ रहा है। तो कुतिया, जलेबी की रखवाली कुतिया कैसे करती है? वैसे करती है कि जलेबी रखी हुई है बिकने के लिए और सौदागर चला गया है बाहर अंदर कि भाई रखवाली तुम करना। तो कुतिया करती क्या है? भूखती बहुत है। वो भूखती इसलिए है, जो रखवाली के लिए नहीं भूखती है, वो भूखती इसलिए है कि कोई दूसरा कुत्ता या कुतिया उसके इर्द गिर्द ना पहुंच पावे, कि एक झपाटा मार करके कोई
इसमें से निकल जाए, बल्कि वो इधर उधर देख करके अपना झपट्टा मारती रहती है और खाती रहती है, मजा करती रहती है और भूखती रहती है जो बाहर की कुत्ते कुतियां न आने पावे। खाएगी खुद और रखवाली करेगी जलेबी और दूसरे लोगों को नहीं आने दी। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो कुतिया का मामला है। चूहों की मीटिंग होती है और बिल्ली कह रही है कि मुझे सरदार चुन लो, हम रक्षा कर देंगे। और बड़े जोर से वो कहती है कि मैं जब भी आऊंगी घंटी बजाते हुए आऊंगी, आवाज करते हुए आऊंगी, आप लोग तो सावधान ही रह जाइएगा और कोई दूसरा हमला कर नहीं सकता मेरे रहते हुए। और धीरे धीरे दूसरा हमला सचमुच कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो काफ़ी है, उसका भोजन बिल्कुल तैयार है, वो एक एक को निगलती रहती है और बाहर बड़ी आवाज़ में बोलती रहती है कि भाई कोई चूहों को छू नहीं सकता है, और खुद चूहों को खा जाती है। भेड़ों की रखवाली भेड़िया को दे दी जाए, नेतृत्व दे दिया जाए, तो भी यही करता है कि भेड़ों की रखवाली तो करेगा, लेकिन किससे करेगा? दूसरे भेड़िए से। दूसरा भेड़िया न आने पावे, क्योंकि शिकार वो धीरे धीरे करेगा, शिकार को भी पता नहीं लगेगा कि हमारे लोगों को शिकार हो रहा है, और बड़े जोर जोर से वो बोलेगा कि हम भेड़ों की रक्षा कर रहे हैं। उसी तरीके से संविधान की प्रतियां जलाने वाले ये कह रहे हों कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, और समुंदर जैसे डीप गहरे खून के समुंदर में डूबे हुए लोग ये कह रहे हों कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे और इस देश को साफ सुथरी राजनीति देंगे, वैसे ही जैसे थानेदारी उसको मिल जाए जो उस इलाके का स्वयं डकैत हो, स्वयं हत्यारा हो और उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री हो और हिस्ट्री सीटर हो। तो लोगों के मन में शंका पैदा होना ही है कि आखिर बात क्या है कि ऐसे लोग भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हैं और समाज में शुचिता लाने की बात कर रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं, जो आकंठ समुंदर की में लाल ब्लड में डूबे हुए हैं। हत्याएं, मर्डर, भ्रष्टाचार, देश लूट, बैंक लूट, माफियागिरी, सरकार को इधर उधर करना, खरीदना, बेचना, महाराष्ट्र से लेकर के आसाम तक पहुंच जाना एमएलए एमपी को लेकर के, ये सब करने वाला अगर ये कहे कि नैतिक बात होनी चाहिए इस देश के अंदर और कानून बनना चाहिए कि पीएम और सीएम 30 दिन के अंदर अगर उनकी गिरफ्तारी में जमानत नहीं हो रही है तो 30 दिन के अंदर उनको स्वतः समझा जाएगा कि सीएम और पीएम की पोस्ट उनके लिए वैकेट हो गई, खत्म हो गई, स्वतः इस्तीफा हो गया। आप कल्पना करिए कि जो ये संविधान संशोधन लाया जा रहा है उस पर शंका क्यों पैदा हो रही है? वो शंका इसलिए पैदा हो रही है कि एक संविधान संशोधन ये और लाए जो बेसिक स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डामाडोल कर दिया। वो क्या था? सुदामा आरक्षण, 10% आरक्षण, ये कहते हुए कि हम गरीबों को देंगे। सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड्स नहीं, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स, यानी सवर्ण जिनके पास पैसे नहीं है उनको हम आरक्षण देंगे। गरीबों को, गरीब शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो गरीब खुश कि गरीबों को आरक्षण दिए, लेकिन मिला किसको? उन्हीं लोगों को वो आरक्षण मिला, सुदामा को, जो कृष्ण के साथ भी चोरी कर लिए, उनके साथ भी दगाबाजी कर लिए,
यानी जनता के साथ दगाबाजी, देश के साथ दगाबाजी, संविधान के साथ दगाबाजी कर लिए। वही लोग संविधान संशोधन इस रूप में ला रहे हैं कि सीएम पीएम को इस्तीफा देना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। तब आप शंका नहीं पैदा करेंगे। वहीं से आपने शंका पैदा कर दिया कि जब एक नारा आया कि लोकपाल आएगा, भ्रष्टाचार भगाएगा, अन्ना आंदोलन, नकली आंदोलन, गांधी से बड़ा आंदोलन, हुआ क्या? लोकपाल बना, लोकपाल लागू हुआ, पार्लियामेंट में बिल लाया गया, कोई संशोधन हुआ? कहाँ गए पीएम और सीएम? कहाँ गई पार्लियामेंट इनकी? नहीं बना। दूसरा आया, हम काला धन विदेशों से लाएंगे, 15 लाख रुपया लोगों को दे देंगे। इतना ज्यादा रुपया है कि 15-15 लाख हर नागरिक को मिल जाएंगे। हुआ क्या? 15 लाख करोड़ इस देश का विदेशों में भाग गया। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी जैसे लोगों ने, इनका तो एक नाम है, एक नाम आप उंगली पर गिन लीजिए, 15-15 लाख करोड़ लेकर के भाग गए सब। पूरा बैंक बैठ गया, पंजाब नेशनल बैंक टूट गया, किसी तरीके से उसको बेल आउट करके लाया गया, काला धन हो गया। इसके बाद सबसे बढ़िया बात आई नोटबंदी। नोटबंदी कर देंगे, गरीबों को हम बराबर कर देंगे। बहुत खूब। नोटबंदी से ये कहा गया कि अमीर आदमी की नींद हराम हो जाएगी और गरीब निश्चिंत होकर के भरी नींद सोएगा। क्या हुआ? गरीबों को लूट लिया गया, करोड़ों बैंक खाते खुलवा दिए गए, 75,000 करोड़ खाते से। और उस नोटबंदी से हजारों लोग मर गए लाइन में। उसी समय से सारा विकास बंद। नोटबंदी के तमाम नियम, हमारा पैसा हम ही नहीं निकाल सकते थे। हमारा पैसा हमारे पिताजी, हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी बेटी, किसी की शादी हो, कोई मरनी करनी हो, नहीं कर पाए, लोग लाइनों में मर गए। बहुत खूबसूरत ढंग से नोटबंदी लागू कर दी गई और उसी समय से सारा विकास इस देश का बंद हो गया। और जिस समय नोटबंदी लागू हुई उस समय हमारे एक रिश्तेदार सुबह सुबह मिले और उन्होंने कहा, जानते हैं सर क्या हुआ? हमने कहा हाँ बताइए। कहा नोटबंदी हो गई सर। अरे अब मायावती और मुलायम सिंह का जितना पैसा है सब बाहर आ जाएगा। हम कहे इतनी समझदारी इस आदमी के अंदर आई कहाँ से? मीनिंग दियर बाय कि वो जिस जगह से था, पैदा होता है, वो तो मुझे मालूम था। सब लोगों को जानकारी थी कि नोटबंदी से क्या होने जा रहा है। ठीक, नोटबंदी का फल ये रहा कि विकास तब से रुक गया और देश जो है बिक गया। और एक चीज और आई उसके बाद, गरीबों को तो नींद नहीं मिली लेकिन अमीरों की चांदी हो गई। और उसका फायदा ये हुआ कि एक विशेष पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, हर देश के हर जिले में उसके जो हेडक्वार्टर्स हैं 5 सितारा होटल में तब्दील हो गए और लाखों करोड़ की बिल्डिंग उनकी खड़ी हो गई पूरे देश के अंदर। कोई जांच नहीं आया। फिर इसके बाद कोरोना लग गया भाई, कोविड-19 आ गया। ये कहा गया, नारा दिया गया बाकायदे, आपदा में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया? आपदा में अवसर। यस, आपदा में अवसर ढूंढ लिया गया। गजब, ऐसे नैतिक लोग हैं। लोग 70 लाख लोग मर गए। 70 लाख इनका आंकड़ा, इनका 49 लाख आंकड़ा है। करोड़, 70 लाख लोग मर गए, करोड़ों लोग मर गए, कोई उसका डाटा नहीं। आपदा में अवसर कैसे ढूंढा गया? आपदा में अवसर इसलिए ढूंढा गया, इस प्रकार ढूंढा गया कि इस देश की जनता को मार मार के पुलिस के द्वारा उस बीमारी का इलाज किया गया और मार मार करके घर में घुसेड़ दिया गया। हुआ क्या उसका परिणाम?
पूरे देश की संपदा को औने पौने दाम पर अडानी और अंबानी को बेच दिया गया, देश को नीलाम कर दिया गया और गरीबों को बड़े बड़े शहरों से उजाड़ दिया गया, जिनके बच्चे जो लोग भाग भाग करके गांवों से गिरावों से छोटे छोटे गांवों से छोटे छोटे शहरों बड़े शहरों में जा करके झुग्गी झोपड़ी बना के कमाते थे, अपने बच्चों को छोटी मोटी ही सही शिक्षा देते थे और जो बचा खुचा होता था अपने घर भेजते थे, सब रोक दिया और भगा दिया सड़कों पर कि जाओ मर जाओ, एक भी सुविधा नहीं, एक भी कुछ नहीं। ऐसी बिल्कुल असंवेदनशील सरकारें जब ये कहती हों कि नैतिकता के आधार पर पीएम को इस्तीफा देना पड़ेगा, सीएम को इस्तीफा देना पड़ेगा, वो भ्रष्टाचार में डूबा रहेगा, उसकी गिरफ्तारी और बेल अगर 30 दिन के अंदर नहीं होती है तो उसे हटा दिया गया समझा जाएगा। बहुत खूब, गजब का आ गया भाई। तीसरी चीज सबसे बढ़िया आई जीएसटी। ये जो बनिया हैं, छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं, बहुत खुश किया गया इनको। कहा गया कि एक कानून लागू होगा, एक टैक्स होगा और एक ही टैक्स सब कुछ हो जाएगा। जीएसटी मालूम है आपको किस लिए लागू की गई? जीएसटी इसलिए लागू की गई कि इस देश में जो सामान्य जनता है वो गरीब हो जाए, जो मिडिल क्लास का तीसरा दर्जा है, लोअर मिडिल क्लास, वो मजदूर में तब्दील हो जाए और जो मिडिल क्लास है वो पूरा डिपेंड इस रूप में हो जाए कि वो जो सरकार दे उसको ले, ना दे तो वो भी उसी तरह से अपंग हो जाए। जीएसटी का माने हुआ कि आप कफन में टैक्स लगा दिए, बच्चों की पटरी पेंसिल कापी पर आपने 28% जीएसटी लगा दिया। आप 1 मीटर कपड़ा खरीदने जाइए, 100 रुपये मीटर का है तो 128 रुपये का आपको मिलने लगेगा। ये आपने कर दिया, कफन तक में आपने जीएसटी लगा दिया। आप कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर सीएम को इस्तीफा देना पड़ेगा, भ्रष्टाचार के उसमें इस्तीफा देना पड़ेगा, अगर किसी मामले में 5 साल से ज्यादा सजा है और 30 दिन के अंदर बेल नहीं हुई तो उसको जो है आउस्ट समझा जाएगा, उसका इस्तीफा समझा जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। वो गजब नैतिकता है इस देश की, ये हुक्मरानों की, हुक्म देने वालों की। और सबसे बड़ी बात मित्रों, ये कहा गया कि किसानों की आय 2 गुनी कर दी जाएगी। कैसे? 3 किसान कानून लाकर। मैं संदेह की दृष्टि से हर चीज को देख रहा हूं, इसलिए कि पहले का आपने जो प्रमाण दिया है उसके आधार पर ये संदेह पुख्ता होते चले जा रहे हैं कि आपकी मंशा, आपकी दृष्टि, आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और करने वाले हैं, करते चले आ रहे हैं। ये जनता ना समझे वो अलग बात है, जनता को आपने भरमा दिया वो अलग बात है। सबसे बड़ी बात 3 किसान कानून है। आपने कहा जनता से कि 3 किसान कानून किसानों को धनाढ्य बनाएंगे, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, उनके दाम मिलेंगे। हुआ क्या? 3 कानून ऐसे थे जिनसे खेती बिक जाती, किसान रेहन पर अपनी जमीन दे देता, उसकी जमीन ठेके पर चली जाती, उस पर जो भी आता कीटनाशक और बीज सब विदेशी कंपनियों से आता, उस पर इसको देना पड़ता, उस पर एक कर्ज हो जाता और उसकी जमीन उसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से छीन ली जाती। 3 कानून आपने इसलिए ले आया कि इस देश में जो किसान पनप रहा है वो ओबीसी का है, वो 80 वर्ग के लोग उसमें काम करते हैं और उनका पेट भरता है, और किसान जो है वो अब खेती किसानी से थोड़ा उन्नत करके हरित क्रांति के चलते वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा ले रहा है और लोअर मिडिल क्लास का रूप लेता जा रहा है, जो आपकी सत्ता के लिए चैलेंज होता जा रहा है। ये आपके विचारों का, आपकी नीति और आपकी नीयत पर इसीलिए हमारे लोग
आज भी शंका की दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए कि आपने शंकाएं ही नहीं, बहुत बड़े बड़े घोटाले, बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार, और आपने तो वॉशिंग मशीन लगा रखी है भ्रष्टाचारियों की। आप महाराष्ट्र, वो हजारों करोड़ का घोटाला उसका था। आप हेमंत बिस्व शर्मा को चीफ मिनिस्टर बना दिए, कांग्रेस से आया था, हजारों करोड़ का वो उसके ऊपर घोटाले का आरोप है। आप तो वॉशिंग मशीन, आपके यहाँ जाए वॉशिंग मशीन में वो धुल करके आ जाए, चमचमाता हुआ सफेद आदमी हो जाए और नैतिक हो जाए। ये आपका पुराना और पहले का सब हम लोग देख रहे हैं, इसलिए आप पर भरोसा हम नहीं करने जा रहे हैं। मित्रों, सबसे बड़ी बात लास्ट में मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो इनका मामला बना वो इसलिए बना कि जो SIR है बिहार से शुरू हुआ, उसके आधार पर उसका जो शोर पैदा हो गया गली गली में, वोट चोर गद्दी छोड़, उसका असर ये रहा कि इनको ये बिल जबरदस्ती बिना सोचे समझे जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को इधर से उधर करने के लिए, मैंने उसका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए आपने ये ले आकर के, जैसे हम लोग बहस कर रहे हैं, इस बहस में ढकेल दिया, जबकि ये बहस की कोई बात ही नहीं है। वो ये एक झूठा सा एक ड्राफ्ट है, बिल का रूप दे दिया गया है। वो अभी तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग काउंसिल कमेटी में जाएगा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग काउंसिल कमेटी उसको कहा जाता है, वो JPC में नहीं जाता। JPC तो जांच करती है, कोई चीज़ गड़बड़ हो गया है जांच करती है, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में ये जाता है। तो जब वहाँ से कोई इसका रूप बन करके आएगा, उस पर टिप्पणी बन करके आएगी, कमेटी के सदस्य उस पर लिखेंगे, तब जा करके उसको डाइवर्ट करने के लिए आप इस तरह से एक संशोधन बिल तथाकथित ले आ रहे हैं और डाइवर्ट कर रहे हैं। आपके समझ में आता है, हमारे समझ में नहीं आता है क्या? ये बताइए, PM इस्तीफा दे देगा? PM को गिरफ्तार कौन करेगा? आपने उस संशोधन में कुछ रखा है क्या? PM को गिरफ्तार करने के लिए AD आएगी क्या? CBI आएगी क्या? NIA आएगी क्या? होम मिनिस्टर गिरफ्तार करने के लिए उसी की पुलिस आएगी क्या? तो आपने बड़ी होशियारी से ये कह दिया कि हम ईमानदार और नैतिक पार्लियामेंट चाहते हैं, देश की सरकार चाहते हैं, और आकंठ उस समुद्र में डूबे हैं जिस समुद्र में केवल और केवल जनता का खून है, उसमें से आप निकले हुए हैं। आप पर भरोसा हम कैसे करेंगे? ये द हिंदू की एडिटोरियल पढ़ के मैं बता रहा हूँ। हिंदू की एडिटोरियल ने लिखा कि ED और CBI इनके कब्जे में रहती है, और जो एक नेशन और इलेक्शन की बात जो हो रही थी ना, उसका भी एक पूर्वाभ्यास है ये। वो पूर्वाभ्यास कि एक इलेक्शन कैसे हो सकता है, विधानसभाएं भंग होती हैं, मिडिल पीरियड में उनका चुनाव होना ही होना है, उसको आप नहीं बदल सकते। अगर उसको आप बदलते हैं तो इसका मतलब है कि चुनी हुई सरकारें आप लगातार गिराएंगे, कोई चुनी हुई सरकार ही नहीं रह जाएगी। जब चुनी हुई सरकार नहीं रह जाएगी तो जनता कहाँ जाएगी? जनता किसको फिर चुनेगी? आपका मतलब ये है कि आप इस देश की जनता को चुनाव से भी वंचित करना चाहती हैं। आपकी सरकार ये चुनाव की प्रणाली इसलिए दूषित करना चाहती है कि जनता उब जाए और कहा हम चुनाव वोट ही नहीं देंगे, और आप इसके बाद कहना शुरू करेंगे कि वोट देने से कोई फायदा नहीं है, ये चुनाव होने से कोई फायदा नहीं, इसमें खर्च ज्यादा आता है और देश में महंगाई बढ़ती है। ये आपने कहना शुरू कर दिया है, और आपकी जो ये लोकल लेवल पर गली गली में जो ये हाफ पैंट पहन के काली टोपी पहन घूमते हैं ना, यही लोग प्रचार करना शुरू कर दिए हैं कि भैया चुनाव से कोई फायदा होता है क्या, ये तो महंगाई लाता है। तो आप जो है असली लोकतंत्र पर हथौड़ा चलाने के लिए बिल पेश करने के लिए तत्पर हैं, डरवाने के लिए तत्पर हैं
कि हम किसी को सीएम नहीं रहने देंगे, हम किसी को पीएम तो रहेगा, पीएम रहेगा, इसलिए कि पीएम का आप कैसे बदलेंगे भाई? कोई भी पीएम उसमें है कि पीएम कैसे इस्तीफा दे देगा, पीएम को कैसे आप हटा पाएंगे? तो इसलिए सारी जनता को ये समझना पड़ेगा कि जो आप पीएम और सीएम की बात कर रहे हैं कि उनको हटा दिया जाएगा 30 दिन के अंदर, तो एक बात बताइए, एक चोरी में कोई आदमी, सामान्य आदमी गिरफ्तार होता है, उसकी बेल होने में 1.5 महीने लग जाते हैं। अगर उसमें रिकवरी हो गई तो और टेढ़ा मामला हो जाता है। उसमें भी अगर कोई इधर उधर से फंसने में चोट आ गई तो चोट का भी हवाला कर दिया जाता है, तो 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक लग जाते हैं। और आपके पास ईडी और सीबीआई है, जब तक आप ये कानून ले आएंगे आप ही पीएम रहेंगे, आप ही होम मिनिस्टर रहेंगे, और आप करेंगे क्या? विपक्ष के जितने सीएम हैं 1 घंटे भी नहीं लगेंगे एनआईए का छापा डालने में, 1 घंटे भी नहीं लगेंगे तमिलनाडु में छापा डालने में, 1 घंटे भी नहीं लगेंगे तेलंगाना में छापा मारने में, 1 घंटे भी नहीं लगेंगे बंगाल मारने में, बिहार में छापा मारने में, यूपी छापा मारने में, 1 घंटे भी नहीं लगेंगे। और छापा मार के आप पकड़ लेंगे, आपकी फोर्स रहेगी, और उसके बाद उसको जेल में डाल देंगे। और 30 दिन क्या, वो 30 महीने तक जेल में आएंगे। भाई तो कानून आ गया, आप इस्तीफा दे दीजिए, और आप होम मिनिस्टर भी बने रहेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर भी बने रहेंगे। ये भभकी, ये धोखेबाजी, ये आंख में धूल झोंकने की बातें भूल जाइए। जनता समझदार हो गई है, और ये SIR जो बिहार का है उसी की आग में आप झुलस जाएंगे। आपका इलेक्शन कमीशन जो डकैती का काम कर रहा है वो भी झुलसा नजर आएगा, और ये देश बदलेगा और बदलाव की तरफ बढ़ रहा है, जिसके लिए आंदोलन जगह जगह से खड़े हो रहे हैं। मैं उम्मीद भी करता हूँ और ये चाहता भी हूँ कि इस देश में आंदोलन खड़ा हो और चोरों और डकैतों के लिए ये कब्रगाह बन जाए, और नई पार्लियामेंट आए, नई सरकारें आए, नई सुबह हो, और जनता की भलाई के लिए इस देश में कानून बने, और इनके खिलाफ जितना भी हो सके उतना लोगों को अपने ढंग से, जनता के हिसाब से सब प्रचार प्रसार करिए, और बिल्कुल इनको उखाड़ करके देश से फेंक दीजिए। तभी इस देश का भला होगा, इस देश की जनता का भला होगा, और सबका भला होगा। जय हिंद। जय हिंद सर। और आपने सर एक गाने के साथ शुरुआत किया था अपने वक्तव्य की, और उसको मैं, आपका जो कथन है उसका निचोड़ भी, राजेंद्र जी माइक म्यूट रखिए प्लीज। उसका आपका जो वक्तव्य का कथन का सार है वो भी मैं गाने से कमेंट्स करना चाहूंगा कि तू जहां जहां चलेगा तेरा साया साथ होगा। तो बस इसी में सब कुछ समाया हुआ है। और मैं अगले वक्ता ग्रुप में जैसा लिखा था कि आशा जी हैं, रवि जी हैं और ललन जी हैं, और प्रमोद जी ने भी हैंड रेज किया था, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, फिर हम जरूर सुनेंगे सबको। तो मैं पहले इनवाइट करूंगा बहन आशा जी को कि आए अपने विचार रखें, क्योंकि शुरू से जुड़ी हुई हो। जी बहन आशा निषाद जी। जय निषाद, मैं क्षमा चाहता हूँ, यहाँ नेट काम नहीं कर रहा ठीक से, जी जी, इसीलिए मैं नहीं जुड़ पाया था। जी जी, धन्यवाद। हम समझ गए थे कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति जरूर है, अदरवाइज तो आप शुरुआत से ही जुड़ जाते हैं। तो वो हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई साथी, हमारा जो नियमित साथी है, नहीं जुड़ पा रहा, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट काम में या आवश्यक काम में लगा हुआ, इस कारण समय दे पा रहा। धन्यवाद सर। मैं इन्वाइट करता हूँ आशा निषाद जी को कि आए अपने विचार रखें, और बातें तो बहुत गहराई तक भी गई हैं और विस्तार में भी गई हैं, फिर भी सबके पास कुछ ना कुछ तो जरूर है जो कंट्रीब्यूट करेगा। इस उम्मीद से मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आइए, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। रमेश साहनी जी, सर जी, एडवोकेट भूपेंद्र सर जी, और जज साहब, यहाँ तक के नाविक सर, आप भी, आप सबने तो इतना कुछ कह दिया कि बोलने जैसा तो कुछ मेरे तरफ से तो नहीं बचा है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ ना कुछ 1-2 पॉइंट ऐसा मुझे मेरे दिमाग में आने लगता है कि शायद ऐसा हो सकता था, ऐसा चाहिए। तो आप सब है कि ये जो 130वां संविधान संशोधन बिल जो लाने के लिए बात हो रही है, तो बेनिफिशियरी रहेगा या उसका दुरुपयोग होगा, तो इस पे तो चर्चा ज्यादा हो गई है, और लोग तो भरोसा किसी भी चीज पे नहीं कर रहे हैं।
लोगों को भरोसा ही नहीं रह गया है, ना तो ईडी पे, ना सीबीआई पे, ना ही इलेक्शन कमीशन पे, ना तो भारत देश के जजों पर, ना किसी आईएएस ऑफिसर पे, ना किसी आईपीएस ऑफिसर पे, ना तो किसी मिनिस्टर पे, यहाँ तक छोटे छोटे संस्थान के लोग भी, जिसको देखो, चाहे वो छोटा सा सरपंच ही क्यों ना हो, ग्राम पंचायत का सदस्य क्यों ना हो, सारे के सारे करप्टेड हैं, सारे के सारे 99% लोग जो हैं वो करप्टेड हैं, और वो 1% लोगों की सुनवाई तो कुछ ही नहीं होनी है। फिर ऐसे परिस्थिति में देश का जो हाल है वो आप और हम जैसे लोगों से देखा नहीं जाता है, और हम लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं, सिर्फ चर्चा के अलावा हम चर्चा ही करते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो भी चर्चा करते हैं वो चर्चा का कुछ निष्कर्ष, निचोड़ कहीं पहुंचेगा लोगों तक या जनमानस तक, उस पे कोई एक्शन लिया जा सकता है क्या? ये तो मेरा उसके अलावा मैं सर ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अब तो ये तो तय हो गया कि भरोसा तो किसी पे ही नहीं है, लेकिन एक चीज है जो इस भारत की सिर्फ और सिर्फ सेना, आर्मी, चाहे वो एनएसजी का हो, चाहे आर्मी के हो, आर्मी के कोई भी इसमें हो, यही एक पक्ष है जो हमारे भारत देश पे हम सुकून से सो पाते हैं, रह पाते हैं, और हम उन्हीं लोगों पे सिर्फ अभी भरोसा करते हैं कि नहीं, कम से कम हमारी आर्मी ईमानदार है, और आर्मी जो है वो बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के हमारे ऊपर, हम लोग सभी पूरे भारत देश के ऊपर उन्होंने अपना जो स्वाभिमान कहें या सच्चाई कहें उसको अभी तक बरकरार रखा हुआ है। तो क्यों ना ऐसा होना चाहिए कि तुम भाई बिल कोई भी पारित करो या कुछ भी करो, उसमें वो 30 दिन के अंदर या बाहर जो भी वो कह रहे हैं कि गुनाह जो साबित हो जाता है 5 साल की सजा से ज्यादा वाले लोग होंगे तो उनको ना अधिकार दिया जाए, कम वाले होंगे तो वो उनके ऊपर वो इस तरीके की कोई व्यवस्था हो जाती है कि जिस तरीके से आर्मी में कोई क्राइम होता है या किसी के ऊपर कुछ चार्जशीट दाखिल होती है तो उनके ऑफिसर एक कमिटी जो बिठाती है और वो छानबीन करती है, और उसके बाद उस व्यक्ति को रखना है या उसको सस्पेंड करना है या उसको निकाल देना आर्मी से, इस तरीके के जो कदम उठाए जाते हैं वो समझ के और उसकी जिम्मेदारी उठाया और किया जाता है। तो क्यों ना ऐसा हो कहीं कि पहली बात तो जो भी कोई व्यक्ति इसमें पॉलिटिक्स में आने वाला है उसका वेरिफिकेशन दूसरे लोग ना करके आर्मी ऑफिसर करें। आर्मी ऑफिसर अगर करते हैं तो वहाँ जो लोगों के अंदर एक खौफ रहता है, डर रहता है कि भाई हमारे ऊपर क्या होगा, अभी छानबीन होगी और उसके बाद ही हम लोग जो है इसमें जाएंगे या नहीं जा पाएंगे। जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में है वो तो ये संशोधन उसी के लिए है, ठीक है, लेकिन आने वाली चीजें अब बदलाव कहाँ से आएगा? तो अगर इस तरीके से हो कि पहले उनका पुलिस वाले नहीं या इलेक्शन कमीशन नहीं, तो ये आर्मी वाले लोग हैं, जो ये लोग अगर पूरा वेरिफिकेशन करें, उनका बिल्कुल सही सटीक जो है लोगों के आगे या वो बराबर लोग हैं या नहीं है, अगर वो इस तरीके से छानबीन करते हैं तो जो आने वाला व्यक्ति है वो मानसिक तौर पे तैयार रहेगा कि भैया मेरे ऊपर तो तलवार लटकने वाली है, और अगर मैं पॉलिटिक्स में जा तो वो इस मानसिकता के साथ आएगा कि भाई मैं तो अब यहाँ क्राइम नहीं कर पाऊंगा या नोट छापने की मशीन नोट जो है मैं छाप नहीं पाऊंगा, अगर मैं सही में अच्छा हूँ, सच्चा हूँ तो ही पॉलिटिक्स में पैर रखूं, नहीं तो ना रखूं। ये एक मानसिकता तैयार हो सकती है अगर इस तरीके की चीज सामने आती है तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बात मुझे करनी चाहिए। और एक चीज और चीज मैं कहा था कि पढ़े लिखे आया जाए 10वीं तक कम से कम पढ़े वाले लोग वो आने चाहिए पॉलिटिक्स में। सही बात है, पढ़े लिखे लोग ही ज्यादातर आने चाहिए, पर हमने ये देखा कि वो पढ़ा लिखा तो जरूर है, पर अगर उसका माइंड ही करप्टेड है और वो पढ़ा लिखा होकर के वो करप्शन सोचता है कि मैं
और किस तरीके से करप्शन करूं, 100 तरीके ढूंढ लेता है। ये भी एक ड्रॉबैक है बहुत बड़ा। और दूसरी बात ये कि अनपढ़ लोगों का क्या, तो हर अनपढ़ बुरा होगा, बेवकूफ होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारी फुल्लन देवी जी जो थी, उनके साथ तो अत्याचार इतना भयानक हुआ था, अनपढ़ थी, लेकिन उनको जब भाग्य ने या जिस तरीके से उन्हें मौका मिल गया, तो उन्होंने संसद में जो अपनी बातें वो रखती थी बेबाक, और ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो उससे हम ये इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति करप्शन नहीं करेगा या कोई अनपढ़ गवार वो उस चीज को जो उसने खुद जिया है अपने ऊपर और उसके ऊपर से वो बात जो सही ढंग से अच्छे तरीके से रख पाएगा, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें हैं कि किस तरीके का व्यक्ति वहां चुना जाना चाहिए, नहीं चुना जाना चाहिए। दूसरी बात ये भी कि अगर हम इस तरीके की चीजें करते हैं कि उनका मौलिक जो अधिकारों का हनन हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि वो करप्टेड नहीं है, पर जो जिस तरीके की अभी हमारी सरकार है, वो किसी को भी किसी भी लाइन में खड़ा कर सकती है और उनके ऊपर चलते रहेंगे, केस चल रहा है या बहुत जल्दी कुछ कर लेगी। तो ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 130वां संशोधन बिल उनके तरीके से पारित हो गया, तो वो तो किसी को भी कटघरे में तुरंत ही खड़ा करेंगी और तुरंत ही उनका कोर्ट मार्शल करवा लेंगी। तो मेरे ख्याल से तो जो मौजूदा सरकार है अगर ये ला रही है, तो ये तो बड़ा गड़बड़ वाला बात है। मैं तो एग्री नहीं करती हूँ इस चीज से। हाँ, दूसरी बात ये कि हमारा जो निष्कर्ष निकलता है, हम जिस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं यहाँ पर, आम जनता तक ये बातें हमारी कैसे जाएं, और या गवर्नमेंट तक ये हमारी बातें कि हम उनसे सहमत हैं या नहीं है सहमत, ये बातें पहुंचाने के लिए अगर हम कुछ कार्य कर सकते हैं तो इस पे भी चर्चा यहाँ पे जरूर होनी चाहिए। मैं अपने जो 2 शब्द हैं वो कह के समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन आशा जी, और आपने सही कंसर्न बताया कि आखिर हम लोग जो यहाँ 40, 45, 50 लोग जो भी आते जाते रहते हैं और डिस्कस करते हैं, इसके अलावा ये बात कितने लोगों तक पहुंचती है और इसका रिजल्ट क्या मिलता है या मिलेगा। तो बात आती है जिसके पास जितनी जैसी टीम होती है उसी के अनुसार उसके विचार आगे बढ़ते हैं। हालांकि मैं चाहूँगा जो आपका ये कंसर्न है ऑनलाइन मीटिंग पर या ऑफलाइन मीटिंग पर, हमारे अनुभवी साथी ब्रजेश धाकड़ जी हैं और एडवोकेट संजीव नागर जी हैं, मैं ज़रूर उनसे चाहूँगा कि इस पर वो अपनी बात रखेंगे। बाकी वो तो बहुत जानकार हैं, लेकिन मैं इसी में उनसे अनुभव लेना चाहूँगा। और क्योंकि जो विचार विमर्श होता है ना, इसी के तरीके से ही यहीं से शुरुआत होती है किसी चीज के नए सृजन की। जब तक हम 2 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग डिस्कस नहीं करेंगे, तो फिर ये जो हमारे विचार हैं सार्वजनिक, सभी के हित वाले, राष्ट्र हित वाले, वो लोगों तक कैसे पहुंचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो आज एक नया विचार रखा, अगर हम एक प्लेटफॉर्म में आज नहीं होते तो वो विचार आज तक आप तक ही सीमित रह जाते। लेकिन चूंकि ये इस प्लेटफॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, तो कह सकते हैं इस समय जो हम 19-20 साथी जुड़े उन तक तो बात पहुंची। और हो सकता है कभी हम डिस्कस करें, सामान्य डिस्कशन करते जाएं, और आपके या किसी साथी के जो ऐसे मूल्यवान विचार आते हैं, तो किसी मुद्दे पर कहीं और डिस्कशन करते करते ये भी कहा जाता है कि हम इस मुद्दे पर डिस्कस, इतना बढ़िया सुझाव आया था, इस पर कुछ होना चाहिए। तो धीरे धीरे विचारों का जो संवाह होता है ना, जिसको बोलते बहाव होता है, ऐसे ही बनता है। और अगर अपने पास वैसी क्षमता हो जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सब पास है, तो देखिए एक दिन में हो जाएगा। अब बात यह है कि हमारे पास टीम कितनी है। अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसे हम यूनिवर्सिटी खोल सकें, हमारे शिष्य और प्रोफेसर, टीचर या उतने हो जाएं, तो एक दिन में हो जाएगा, ये सब जगह पहुंच जाएगा। धन्यवाद। और इसी विषय पर मैं चाहूंगा एडवोकेट संजीव नागर साहब से कि कमेंट्स जरूर इसमें सुझाव दें, मैडम का जो एक कंसर्न है उस पर, और फिर ब्रजेश धाकड़ जी भी। तो पहले मैं इनवाइट करूंगा एडवोकेट संजीव नागर साहब को, फिर ब्रजेश धाकड़ जी को। नागर साहब, जो मैडम का एक ये सुझाव है या एक चिंता का विषय है, उसको हम कैसे इसमें एड्रेस कर सकते हैं, जो हम डिस्कस करते हैं इसका कुछ रिजल्ट आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी सर, आपका स्वागत है। जी सर, आ रही है आवाज।
क्योंकि आज से मेरा थोड़ा डिस्टर्ब है और सभी साथियों को बहुत बोला कि जैसा आपने कहा कि हम लोग हैं और मम्मी ने हमें ये महसूस कराया हम संसद और दीदी का ये प्रश्न कि 20-25 जितने भी हैं अगर देखें तो एक एक राज्य से हैं और एक अलग अलग राज्य से हैं, एक एक पूरा राज्य। इसका परिणाम आज हम 2 लोग थे, 2-4 लोग जुड़ते थे और उस पर चर्चा करते थे और आज वही 2-4 लोगों का चर्चा करते हुए आज इतनी बड़ी टीम है और निश्चित है केवल इतनी ही टीम नहीं है। ये तो हम लोग जो बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, हम लोगों के अलावा जितने लोग यहाँ चर्चा कर लेते हैं, चर्चा करने के बाद अपने ग्रुपों में भी इसका जो है कि चर्चा करते हैं, इसका प्रवाह ऑलरेडी होता है जैसा नाविक सर ने बताया और प्रवाह होता ही होता है और उसी प्रवाह की देन है कि तमाम ग्रुप्स में एक नए परिवर्तन आ रहे हैं, नए संशोधन, नए जो है कि आवाज़ उठाने के तरीके आ रहे हैं। तो ये तरीके हर एक हालत में आएंगे और इसको प्रभावशील होगा। रह गई बात कि अगर हम इसको विधिक रूप से प्रभावित करना चाहें तो विधिक रूप से भी हम इसको कर सकते हैं, विधिक रूप से किया जा सकता है, लेकिन विधिक रूप से करने के लिए हमें आपको एक बड़ी अच्छी टीम चाहिए। विधिक रूप से हम इस पर PIL भी दाखिल कर सकते हैं, विधिक रूप से हम इसको जो है कि संसद में इसको ये आपके न्यायपालिका में इसको रख सकते हैं। हालांकि न्यायपालिका इसकी स्वयं पंगु है, आज कहना नहीं चाहिए। न्यायपालिका भी वर्तमान सरकार की एकदम जो है कि वो उसकी रखायल हो गई है, वो जैसा चाहेंगे वैसा न्यायपालिका कर रही है। तो ये एक बड़ी विडंबना है और विडंबना को तो समाप्त करने के लिए हमको बड़ी अच्छी टीम चाहिए। जब तक हम समाज के लोग सभी लोग अच्छी टीम नहीं बनाएंगे तब तक ये सफलता मिलना नहीं है। और लेकिन फिर भी यह चर्चा एक हर व्यक्ति के मस्तिष्क में यह भर देती है कि हाँ, इस पर हमको इसी तरह हर जगह हमको अपने एकदम सतर्क रहना होगा। यह तो एक आपका पॉइंट बना ही देता है, ये बहुत विशेष चीज़ है। और आप अगर हमेशा ऐसे जुड़ती रहेंगी तो स्वयं आप देखेंगी कि निश्चित है इसका परिणाम कहाँ तक पहुँचता है, आप स्वयं इसका उत्तर दे सकेंगी। और हम लोग तो जुड़ते जुड़ते इसका उत्तर हम लोगों को मिल चुका है, इसलिए हम लोग इस मीटिंग से एक पल भी हट नहीं सकते हैं और चाहे जैसे भी होता है हर कोशिश करके पहुंचते हैं। और जो आज का विषय है इस पर तो हमारा एक ही चीज़ है, मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा कि सरकार केवल एक काम कर दे। यह इतना चिल्ला रही है कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ये जो है कि राजनीतिक वो खत्म करेंगे, केवल यह अपने अपराध का परिभाषा डिफाइन कर दें कि अपराध के परिभाषा का श्रेणीकरण कर दें कि जितना ज़्यादा वो पद पे, जिस ज़्यादा पद पे है, अगर उतना बड़ा वो अपराध जितना जो है कि अगर वो अपराध करता है तो एक छोटा, जैसे अनपढ़ गंवार अगर किसी को एक थप्पड़ मारता है तो कि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी सज़ा 1 साल हो, और जितने ज़्यादा वो जो है कि डिग्री धारण करके या जितना ऊंचा पद पे है, अगर उतने पद पे रहने वाला अगर वो थप्पड़ मारता है तो उसको उतना ज़्यादा सज़ा हो। ऑटोमेटिक ये इनको समझ में आ जाएगा। आप अपनी काउंटिंग कर लीजिए कि आपने कितना कितना किया है, तो उससे ज़्यादा सज़ा तो के तो हकदार आप हैं। यही केवल कर दें, क्योंकि उनको करना कुछ नहीं है, केवल जो है कि वही जो सर ने कहा, और ये हकीकत है कि केवल जनता को उनके जो गलत मंसूबे हैं उस मंसूबों से जो है कि भगाना है, जनता को गोल गोल घुमाना है, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो खैर सभी लोग इस पर चर्चा हमेशा करते रहें, ऐसे ही मुद्दे आते रहें तो और ही अच्छे हैं। बहुत बहुत
धन्यवाद। आप सभी लोग हमेशा इस पर चर्चा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और इसी बीच में थोड़ा सा मैं पहले जो हमने आमंत्रित करने के लिए नाम दिए थे उस क्रम को थोड़ा सा हल्का सा डिस्टर्ब करते हुए हमारे बीच में अनुभवी साथी एडवोकेट ब्रजेश धाकड़ हैं और नरसिंहपुर से एडवोकेट हैं, गाड़ारवाड़ा से। मैं चाहूंगा जो मैडम ने एक जानकारी कही या क्यूरियोसिटी रखी कि आखिर जो हम डिस्कस करते हैं इसका क्या परिणाम कुछ निकलेगा या नहीं, तो इस मुद्दे पर जरूर अपने अनुभव शेयर करें आदरणीय ब्रजेश धाकड़ जी। जी नमस्कार नावक जी, सभी को नमस्कार। कि मैं कई सालों से कोरोना टाइम से जुड़ता रहता हूँ इस मीटिंग से, और बीच बीच में अन्य और अन्य मीटिंगों में या सामाजिक कार्यों में रहता हूँ। आदरणीय हमारे डिस्कस में भी जो बहन जी ने कहा था, बिल्कुल इसका मेरी समझ से तो जैसे अभी बहन जी ने कहा था कि आर्मी का जैसे वेरिफिकेशन होता है, इस प्रकार से राजनीति वालों का होना चाहिए। इस कानून को लाएगा कौन? भाई कानून लाने के लिए आपको पार्लियामेंट में, संसद में, राज्यसभा में हर जगह मेजोरिटी चाहिए, और इस टाइप के विचार तो आए। अब इसमें जो है हम लोग विचार कर रहे हैं, जी विचार बहन जी के विचार बहुत सुंदर हैं और बिल्कुल सटीक बैठते हैं। इसका प्रचार प्रसार जनता में हो। उन राजनीतिक दल जो इस समय कानून चिल्ला रहे हैं हम स्वच्छता लाएंगे, तो जनता उनसे ये तो पूछे कि भैया आप हमारे ये विचार हैं, इस टाइप का लाएं आप कि आर्मी से इसका वेरिफिकेशन कराएं। तो आखिर जनता की ही जिम्मेदारी ज्यादा बनती है सर, जागरूकता की मेरे विचार में। अब इलेक्शन प्रत्येक राज्य में, अभी विधानसभा है, फिर लोकसभा है, तो हमारी जनता इन मूल मुद्दों पर, जो कि वाकई में भ्रष्टाचार के आदरणीय बहन जी ने कहा बिल्कुल सही है। हम लोग चुनाव के टाइम में तो चुनाव लड़ते हैं, उनसे इस टाइप की कोई हमारी जनता सवाल ही नहीं करती कि भाई आप इस मुद्दे पर तो आइए कि आप किस लिए, आप जो नेतागिरी में आए हैं, आप पे कितने मुकदमे हैं, आखिर क्यों हैं, आप पे कितनी दौलत है, आपकी राजनीतिक पार्टी जो भी हो वो आपकी वो ला रही है कि साहब हम जनता के लिए करेंगे, इसका पैसे का मैनेजमेंट कहाँ से होगा, जनता के टैक्स में कितना है। अगर आप ये घोषणा नहीं कर पाते पूरी, तो क्यों ना आपका राजनीतिक दल की जो प्रॉपर्टी है उसको नीलाम करके, जो आपने जो जैसे मैंने कमेंट किया सर कि मैं आपको ये दूंगा कोई भी शपथ पत्र पे, तो अगर मैं उसको पूरा नहीं कर पा रहा तो मेरी चल संपत्ति से वसूल होना चाहिए। तो इस टाइप की जनता जब तक हमारी जागरूक नहीं होगी, आप देखिए जीएसटी का कितना बड़ा अमाउंट इकट्ठा होता है, कहाँ खर्च हो रहा है, ये शायद सरकार आंकड़ों में बता दे तो ठीक है, लेकिन जब इसकी सीएजी की रिपोर्ट आती है, प्रत्येक राज्य की, प्रत्येक शासन की सीएजी की रिपोर्ट देख ले, उसमें 100 करोड़ का मिलेगा घपला, पता चला कि इस विभाग ने 500 करोड़ ही खा गई, या कोई की ही नहीं हो रही कई सालों से। बहन जी इस टाइप की इस समय देश में राजनीति है। कोई भी राजनीतिक दल जो इस समय सत्ता में है, कोई दूध का धुला नहीं है मेरी नजर में। तो आप देखिए इस समय अभी एक में डिबेट सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि ये तो विपक्ष को परेशान करने के लिए, एक विपक्षी प्रवक्ता थे, उन्होंने कही फिर वो आप ये तो बता दें कि आपके इस समय 28 मंत्री जो भ्रष्टाचार, आपराधिक और आजीवन कारावास, डकैती, इसमें जो इस समय प्रकरण विचाराधीन है, उनके बारे में आप एक शब्द नहीं बोल रहे। और विपक्षी दल हैं उनके भी वो कहते हैं कि नहीं साहब आपके भी जो है 40-50 हैं। अरे भाई 28 इनके हैं, 50 इनके हैं, आप पहले बिल में जी लाएं कि 50 उनके हैं, 28 हमारे हैं, और इन सबको तो हम बारी कर रहे हैं। इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करेगा, इस मुद्दे पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे आदरणीय। और चुनाव के टाइम लंबी बात करते हैं। हमने राजनीति में जो है, सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में उनके लिए स्पेशल कोर्ट गठित किए हैं, और 1 साल में हम उनका फैसला कर देते हैं। आदरणीय 5 साल से शासन, 10 साल से लगभग, तो उनका आंकड़ा था कि नहीं 28 है आपके यहाँ, करेक्ट। तो जब 1 साल में निर्णय हो सकता है, जब आपका ही नियम कहता है, आप ही कहते हैं कि नहीं हमने राजनेताओं के लिए स्पेशल कोर्ट बनाएंगे, 1 साल में निर्णय हो जाएगा, तो ये 5 साल से इन पर कोई किसी पर डकैती, लूट, हत्या, करप्शन, बहुत बड़ा करप्शन, यानी तमाम प्रकरण है, 5 साल में इनका निर्णय क्यों नहीं हो रहा?
आखिर पर आपका कानून किस मतलब का है? आप जो कह रहे हो क्यों क्यों चार्ज क्यों फाइल नहीं हो पा रहा? तो इस प्रकार ये तो केवल जनता को, जो जनता के मूल मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए स्वच्छता की बात करते हैं। आदरणीय, इस समय मेरे विचार में मुद्दा है, मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, कि 27% आरक्षण के लिए कानून है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई आपको किसने रोका, लागू करिए। लेकिन नहीं, उस मुद्दे पे ना तो एमपी सरकार बोलेगी, विपक्षी कहेंगे हमने ये किया था, हम एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपने भी क्या किया? आपने भी तो कह रहे हो कि हमने 27% देने के लिए किया थे। सॉरी, माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा इस समय एमपी के ज्वलंत मुद्दे पर चला गया, अगर उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो मैंने हर जगह की सरकारों में ये देखा है आदरणीय, कि केवल जो मूल मुद्दा होता है, आज हमारे एमपी में SC ST और ओबीसी पूरे देश में 85% है। जब कहीं इनके हित की बात आएगी तो ये राष्ट्रवाद का मुद्दा लेके आएंगे या इस टाइप का मुद्दा लेके आएंगे कि जनता का दिमाग भटक जाए और कहे जी वर्तमान की सरकार या जो सरकार है सबसे बेस्ट है, देश पहले है। अरे तो क्या हम लोग चाहते हैं कि देश तो हमारे लिए भी पहले है, लेकिन हमारे लिए जो मूलभूत सुविधा है, संविधान में जो हमारे अधिकार हैं, वो तो हमको मिलने चाहिए ना। चुनाव के टाइम बस आप एक मुद्दा ले आते हो कि आप जो है एक मूल के आप जो है इसमें ये जरूरी है, स्वच्छता जरूरी है। अरे आप पिछले 10 साल से शासन में हैं, उस समय आपको स्वच्छता के विचार नहीं आया आपके मन में? अभी एक भाई ने बताया था कि नीरव मोदी इतने इतने बड़े करप्शन है। आप कल्पना कीजिए, किसान बेचारा KCC ले लेता है और अगर उसका ऋण 2 लाख रुपए अगर उस पर कर्ज लिया है, 3 लाख हो गया, तो आप उसकी जमीन को ना वो कहीं बेच सकता है, बंधक कर देंगे, यहाँ तक मोर्गेज कर देंगे। क्या भाई जी हम गरीब लोगों के लिए ही कानून बना है? जो हजारों करोड़ों रुपया खा के चले गए, उनकी आप तामील नहीं करवा पा रहे। और एक किसान को एक पुलिस वाला जाता है, 2 डंडा मारता है, उसे पकड़ के ले आता है एक सिंपल के लिए। तो आप पे तो इतनी बड़ी फोर्स है कि आप उसको नहीं ला पा रहे। तो सर, स्वच्छता के लिए बिल्कुल पहले तो ये राजनेता अपने यहाँ कानून लाने से पहले क्लियर कर दें कि हमारे यहाँ 50 अपराधी थे, 50 के निर्णय नहीं हुआ चूंकि हमने इनको भगा दिया, और विपक्षी दलों के 500 या 100 है, 200 है, इन सबको बाहर कर दिया और इन्हें नहीं आएंगे। इस टाइप की अगर ये लाएंगे, जनता इस टाइप की जागरूक होगी तो निश्चित सुधार होगा। धन्यवाद सर, मैं माफी चाहूंगा अगर मेरे धन्यवाद ठाकर साहब, धन्यवाद। आपने बहुत सही ढंग से अपनी बात और सभी जो हमारे प्रश्न थे हमारी बहन जी के, उन पर आपने बात रखी। आपका बहुत बहुत स्वागत और आग्रह है कि आप ऐसे जुड़ते रहें। अनुभवी साथियों का यहाँ विचार और अनुभव हम लोगों के लिए बहुत और सभी के लिए बहुत उपयोगी है। मैं पहले इनवाइट किया था रवि दत्त जी को और लल्लन जी को, कि इनसे आग्रह है कि थोड़ा आएँ और संक्षिप्त में अपनी बात रखें, क्योंकि हमारे बीच में प्रवीण कोल्हे जी नए साथी हैं, प्रमोद चौधरी जी हैं, उनको जरूर सुनना चाहेंगे। आप सबकी सहमति से जरूर उनको सुनेंगे। तो रवि दत्त जी, चूंकि मैं आपको पहले इनवाइट करने के लिए मैसेज डाल चुका हूँ, आइए, आपका स्वागत है। फिर लल्लन बिंद जी हैं, आए, संक्षिप्त में आपसे आग्रह, संक्षिप्त में बात रखिएगा जी। जी, धन्यवाद नाविक जी। सभी समाज के जागरूक सदस्यों को प्रणाम। और बहुत ही ज्वलनशील सेंसिटिव मुद्दा है जो आज डिस्कस हुआ। वैसे तो जो सारी बातें कही जा चुकी हैं, कितनी गहराई से और इधर से उधर से चीजें सारी क्लियर हो चुकी हैं।
मेरी जिम्मेदारी है, जब मैं संचालन करता हूँ कि हमारे साथ में जो साथी पहले जुड़े उनको भी सम्मान देना ज़रूरी है, क्योंकि अपना वो शुरू से समय देते हैं और सब कोई चाहते हैं कि हम अपने विचार रखें और विचारों को सब लोग सुनें। तो सभी का सम्मान है और चूँकि एज़ ए मीटिंग होस्ट या संचालक मैं कोशिश करता हूँ कि सबको समय के अनुसार इनवाइट करूँ। जी। जी, सुभाष कश्यप जी आपका स्वागत है। आइए आप संक्षिप्त में अपना परिचय भी दे दीजिए, फिर जैसा भी प्रोफेसर रमेश साहनी सर ने और मथुरा लाल जी ने बोला है, आपका स्वागत है, अपने विचार रखिए। आदरणीय सुभाष कश्यप जी। सभी समाज सेवकों को मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार। आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? जी आ रही, बिल्कुल आ रही, स्पष्ट आ रही। अच्छा, बहुत अच्छा है। मैं बहन वीरांगना फूलन देवी, एकलव्य सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस संगठन की जरूरत बहन वीरांगना फूलन देवी को 1994 में इसका गठन किया उन्होंने। क्यों पड़ी इस समस्या की जरूरत? भाई बहन जी सांसद बन गई थी, 2 बार सांसद रही। क्या समस्या थी जो बहन जी को इस संगठन को बनाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि उसकी सोच ये थी कि भाई एक सांसदीय क्षेत्र में दबे कुचले समाज का मैं भला कर सकती हूं, मगर पूरे हिंदुस्तान में नहीं कर सकती। इस सोच विचार के ऊपर बहन जी ने इस संगठन की स्थापना करी और उसके बाद में जहां भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी कोई भी अत्याचार होता था तो बहन जी की ये कोशिश रहती थी कि भाई वहां जाकर अपने लोगों को जो है इंसाफ दिलाया जाए। मगर मनुवादी सामंतवादी विचारधारा के लोगों को जब ऐसा लगने लगा कि भाई उत्तर प्रदेश में बहन वीरांगना फूलन देवी का अस्तित्व बढ़ता जा रहा है, तो षड्यंत्र के तहत बहन जी को हमारे बीच से छीनने का काम किया। तो मैं तो यही चाहता हूं कि बहन वीरांगना फूलन देवी की जो सोच थी पिछड़े समाज के लोगों के उत्थान के लिए काम करने के लिए, उसी के लिए मैं संघर्षरत रहता हूं। जहां भी मेरी जरूरत पड़ती है समाज को या अदर समाज के लोगों के साथ में इस किस्म की घटनाएं होती हैं तो मैं वहां सहयोग करने के लिए जो भी हर संभव कोशिश होती है उसको करता हूं। मैं दिल्ली का निवासी हूं और बहन वीरांगना फूलन देवी को कोई कहता हो कि भाई मुलायम सिंह ने जेल से छुड़ाया, ये एक समाज के अंदर भ्रमक स्थिति पैदा कर दी है। बहन वीरांगना फूलन देवी को मान्यवर कांशीराम जी का सहयोग रहा, हमारे पिताजी का रहा, हमारा रहा और 1-2 समाज के और समाज सेवी हैं, उनके संघर्ष से हम ग्वालियर जेल से तिहाड़ जेल बहन जी को लाए। तिहाड़ जेल से हमने ऑल इंडिया मेडिकल में बहन जी का ट्रीटमेंट करवाया और 30 हजारी कोर्ट में कामनी जायसवाल ने बहन वीरांगना फूलन देवी की सारी फाइल मंगाकर उसका केस लड़ा और उसको यहीं से बाइज्जत बरी करवाने का काम किया। और बहन जी को जो 2 महीने की पैरोल मिली थी उस दौरान में बहन वीरांगना फूलन देवी हमारे E20 पुरानी गुप्ता कॉलोनी दिल्ली 9 पर रही। तो बताइए और मेरे से आप लोगों को क्या जानकारी चाहिए? चूंकि कश्यप सर ने, चूंकि उनके पास अनुभव है और वरिष्ठ साथी हैं, उन्हें ऐसा पूछा है कि और कोई जानकारी चाहिए तो कश्यप साहब से जानकारी ले सकते हैं। किसी साथी के क्वेरी हो, बहन फूलन देवी जी के बारे में से पूछ रहे हैं। हमारे 99% समाज के लोगों के अंदर दिमाग के अंदर एक भ्रम है कि मैं मुलायम सिंह ने उसको जेल से छुड़ाया, मगर ऐसा नहीं है। 18-18.5% वोट जो उत्तर प्रदेश में है उसके
टिकट दे के सांसद बनाने का काम किया माननीय मुलायम सिंह का। हम इस चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं। मगर अगर मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी का कोई भी आदमी अगर इस बात को कहता है कि हमने उसको जेल से छुड़ाया, तो मेरे को, मैं रिटर्न प्रूफ पे बात करता हूँ, मेरे पास सब कुछ लिखत है बहन जी की। जब बहन जी के साथ में ग्वालियर जेल में भी अत्याचार होने लगा तो उन्होंने मेरे को लेटर लिखा हमारे परिवार को, भैया मेरे चाचा और मेरी भाभियां मेरे को जेल में नहीं रहने देंगी, मेरे को विश्वास हो चुका है। तो उसके लिए हमने संघर्ष करके बहन जी को दिल्ली तक पहुंचाया और ऑल इंडिया मेडिकल में बहन जी का ट्रीटमेंट करवाया और उसको पैरोल दिलाने का काम किया। बोलिए आप लोग। जी धन्यवाद सर, आपकी जानकारी हमको बिल्कुल स्वीकार्य है। उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं या ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। जी बहन आशा जी कुछ पूछना चाहती हैं क्या? सर का नंबर ले लेते हैं। सुनिए बहन जी, सर का नंबर ले लेते हैं सुभाष कश्यप जी का, तो मेरे से बेटर है पर्सनली पूछ लीजिएगा तो और अच्छी जानकारी मिल जाएगी। और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जरूर पूछ लीजिए ताकि हमको भी जानकारी हो जाए। फिर बाकी डिस्कशन के लिए रमेश सानी सर के माध्यम से नंबर मिल जाएगा या फिर सुभाष जी बोल भी सकते हैं। सुभाष जी नंबर बोल दीजिए। आप अभी आप नौजवान साथी सभी लिख लीजिएगा 9811396189। जी आगे 189। ठीक है 9811396189। हाँ, थैंक यू सर। 9811396189। हाँ मैंने सुन लिया सर जी, मैंने रिपीट कर लिया जी ना आशा जी, या फिर आप इसके बारे में सर्व समाज से मैं अपील करता हूँ, जो भी आपको जानकारी लेनी है, जो बहन जी ने ग्वालियर जेल से वहाँ उत्पीड़न होता था वो लेटर भेजा उसने है? उसके सब सारे दस्तावेज और 92 से और 93 और 94 के जो भी अखबार, जो बहन वीरांगना फूलन देवी हमारी कोठी पे पैरोल पे रही तो जो अखबार लिखता था उसकी सारी डिटेल मैं आपको दे सकता हूँ। जी धन्यवाद कश्यप साहब। और मेरे से इस बारे में जो हमारी 2-3 मिनट बात हुई थी प्रोफेसर साहब से, प्रोफेसर रमेश सानी साहब से, तो जरूर वो आपके टच में है और इस सच्चाई को आए थे 2 बार मेरे